प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मतलब चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर सच में आसान है। अगर हम जेई लेवल जाए, एडवांस लेवल जाए, तो ये चैप्टर मुश्किल होता है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन स्कूल लेवल। ठीक है, स्कूल लेवल और कह सकते हो एनसीईआरटी लेवल। तो इसमें पहला टॉपिक आता है सिस्टम। अब सिस्टम किसे कहा गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, तो ये मेरा हाथ होगा, बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा। पार्टिकल से आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। तो ये जो मेरा हाथ है या मेरी जो हथेली है, पार्टिकल से बना है। तो इस हथेली को मैं बोलूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि ये जो पूरा सिस्टम है पार्टिकल से बना हुआ है ना। तो सिस्टम किसे कहते हैं समझिए। सिस्टम कहते हैं अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मैनी पार्टिकल। जैसे अगर मैं इसको सिस्टम बोल रहा हूं, इसको सिस्टम बोल रहा हूं, इसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं, तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मैनी पार्टिकल्स, ठीक है ना, दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इंटरैक्ट विथ ईच अदर यानी इस सिस्टम के अंदर ये जो पार्टिकल है, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी आपस में मिलके रहते हैं, मिलके। तो सिस्टम किसे कहते हैं? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ मैनी पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बनता है। दैट इंटरैक्ट, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, उसको हम सिस्टम कहते हैं। फिर इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो अगर इस बॉडी के, समझना, अगर इस बॉडी के सेंटर में मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर इस बॉडी के सेंटर में मैं फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये पूरी बॉडी आगे चली जाएगी। मैं थोड़ा ठीक से समझाता हूं। देखो, मान लो यहां पर एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, समझना ध्यान से। और इस बॉडी के अगर मैं सेंटर में फोर्स लगाऊं, सेंटर में, तो ये पूरी बॉडी आगे जाएगी, पूरी बॉडी। सिर्फ सेंटर में फोर्स लगाने से पूरी बॉडी आगे बढ़ रही है। तो हमें ऐसा फील होगा, कि हम सिर्फ एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, हम एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हमने सिर्फ यहां फोर्स लगाया, हमने यहां फोर्स लगाया और पूरी बॉडी आगे जा रही है, तो हम फील करते हैं कि हम सिर्फ एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से पूरी बॉडी आगे जा रही है। तो हम ऐसा इमेजिन कर लेंगे, कि ये पूरा बॉडी एक पॉइंट की तरह है, ये पूरा बॉडी एक पॉइंट की तरह है, ये हमने इमेजिन किया है। और इसी का नाम रख देंगे हम सेंटर ऑफ मास। तो सर मुझे समझ नहीं आया, डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है वेयर द होल मास, होल मतलब पूरा, वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम का, इस सिस्टम का पूरा मास, इस सिस्टम का पूरा मास कैन बी थॉट समझते हो, इमेजिन, सोचा जा सकता है, एज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, बेटा, इकट्ठा, इसका मतलब होता है इकट्ठा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द होल मास, पूरा का पूरा मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पूरा मास कैन बी इमेजिन, है ना, टू बी कंसंट्रेटेड, कि वहां पर इकट्ठा हो गया है। जैसे इस पूरी बॉडी पर यहां फोर्स लगाने से ये पूरा बॉडी आगे बढ़ता है। तो हमने कहा भाई हमने तो खाली एक पॉइंट पर फोर्स लगाया, पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट जो है, पॉइंट पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरी बॉडी की जगह पर हम सिर्फ एक पॉइंट बना सकते हैं और इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें आपको समझनी है ध्यान से सेंटर ऑफ मास को लेकर। सेंटर ऑफ मास जो है, जैसे मैंने कहा एक स्फेयर है, स्फेयर, तो स्फेयर के सेंटर में होगा, क्योंकि एक ऐसा बॉडी है जो हर तरफ से एक जैसा दिखता है, हर तरफ से एक जैसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। जैसे मैंने कहा कि एक रॉड है, एक सीधा रॉड, तो इसके सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर कोई बॉडी बड़ी अजीब सी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अजीब सी बॉडी से मेरा क्या मतलब है। ये बड़ी अजीब सी बॉडी है। अब इस बॉडी में क्या देखोगे आप, इस बॉडी में यहां पर मास कम है, ऊपर के हिस्से में मास कम है और यहां पर मास ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा हमें, जहां पर ज्यादा मास होता है ना, वहीं पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। देखो यहां पर मास कम है तो इधर सेंटर ऑफ मास नहीं मिलेगा, जिस तरफ ज्यादा मास होता है वहां सेंटर ऑफ मास मिलता है, हैवियर साइड। तो सेंटर ऑफ मास बेटा हैवियर साइड पर होता है, सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हैवियर साइड पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर बॉडी एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, तो उसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास होगा, और बॉडी अजीब सा है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड होगा। और सेंटर ऑफ मास की खास बात क्या है, जैसे अगर कोई रिंग है, रिंग समझते बेटा, रिंग मतलब बीच में से छेद होता है, छेद खोखला होता है, तो रिंग के सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास। और आपको पता है कि अगर एक रिंग है, एक सर्कल है, रिंग मतलब अंदर से खोखला है, कड़ा जानते, कड़ा जो हाथ में पहनते कड़ा, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में है, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि ये खोखली जगह पर है, खोखली मतलब खाली जगह पर है, एम्प्टी स्पेस, यहां पर एम्प्टी है, एम्प्टी खाली,
तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या, देखो रिंग क्या है, रिंग, रिंग तो इतने में ही है। अगर लोहे का रिंग है तो लोहा तो यहीं पर है, लोहा सिर्फ बाहर बाहर है सरकमफ्रेंस पे, लेकिन सेंटर तो खाली है, तो खाली जगह पर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास आउटसाइड भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास का मतलब है जहां पर बॉडी का पूरा मास इमेजिन किया जा सकता है। अब ये सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर में होता है, और जो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं होते वहां पर हैवियर साइड होता है। और ऐसी बॉडी के लिए, रिंग जैसी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अब हमारा एक मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमें दो चीजों को समझना है। हाँ, दो, पहला और सिंपल चीज है सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास समझना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाद में समझेंगे। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ध्यान ना दो प्यारे बच्चों, और सेंटर ऑफ मास को समझो। तो सेंटर ऑफ मास के पीछे की स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक बार एक बंदा था जिसका नाम था गुलजार, ठीक है। तो गुलजार नाम के एक बहुत महान इंसान थे। तो गुलजार जी का ये कहना था, क्या कहना था समझना, गुलजार जी का कहना था कि खूब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और इतना कहने के बाद गुलजार जी चले गए, ठीक है बेटा। उसके बाद एक बंदा आया, मैं, और उसने क्या कहा पहले वो सुनो, तब जाके आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा यार, सुनना ध्यान से, मैंने देखा कि दो लोग हैं, और दो लोग क्या कर रहे हैं, यहां और यहां, ध्यान से देखना, दो लोग यहां पे और यहां पे फोर्स लगा के इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये चीज आगे चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इन दो लोगों को देखा, मुनील ने इन दो लोगों को देखा और हंसने लगा, कह रहा पागल है। मैंने कहा देखो हम ये कर सकते थे कि इसके सेंटर में अगर हम ऐसे फोर्स लगाते सीधा, तो यहां पर दो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, दो जगह पर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। यहां सिर्फ एक जगह पर फोर्स लगाएंगे तो यह आगे बढ़ सकता है। नहीं समझे मेरी बात? तो यहां पर हो क्या रहा है, जो काम इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से करना पड़ रहा है, वही काम हम एक सिंगल पॉइंट की हेल्प से कर सकते। तो लोगों ने एक इमेजिनरी चीज बनाया, इमेजिनरी चीज बनाया। बोला देखो भाई, ऊपर नीचे फोर्स लगाने से अच्छा है इसके मिड में फोर्स लगाओ। और बोला इस पूरी बॉडी को हम ऐसा मान लेंगे कि वो सेंटर पर ही है। इस पूरी बॉडी के मास को, इस पूरी बॉडी को हम सेंटर पे मान लेंगे। क्या रियल में ऐसा होता है? क्या रियल में नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है, रियल में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस पूरी बॉडी का मास यहां पर आ गया हो। पूरी बॉडी का मास सेंटर में नहीं है, लेकिन सेंटर पे काम करने से पूरी बॉडी आगे बढ़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। दोबारा, लोगों ने इमेजिन क्या किया, लोगों ने इमेजिनरी चीज बनाई, इमेजिनरी COM रियल नहीं है, इमेजिनरी है, सेंटर ऑफ मास। और लोगों ने कहा देखो भैया, इस पूरी बॉडी का मास हम यहां पे मान लेंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स लगाने से पूरी बॉडी आगे जा रहा है। नहीं समझे? अगर हम यहां फोर्स लगा रहे हैं तो पूरी बॉडी आगे जा रही है, मतलब यही हमारा सेंटर ऑफ मास है। हम सिर्फ यहां फोर्स लगा रहे हैं और पूरी बॉडी आगे जा रही है, पूरी बॉडी, तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, पूरी बॉडी का मास यहीं पर है। यानी हम लोगों ने कहा नीचे का मिटाओ, ऊपर का मिटाओ, और बोला कि इस पूरी बॉडी को हम ऐसा बनाएंगे, ये पूरा बॉडी इसके बराबर हो गया। क्योंकि अगर हम यहां फोर्स लगाए, यहां फोर्स लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, हम हर जगह फोर्स लगाएंगे। अगर हम हर जगह फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा बॉडी आगे बढ़ेगा। अगर इकट्ठे यहां भी लगाऊं, 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 अगर मैं हर जगह फोर्स लगाऊंगा इकट्ठे, तो मेरा बॉडी आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सब की जगह अगर मैं सिर्फ यहां फोर्स लगा दूं तो मेरा बॉडी आगे बढ़ जाएगा। तो लोगों ने बोला इस पूरी बॉडी को हम सिर्फ इससे रिप्रेजेंट कर सकते। तो सेंटर ऑफ मास क्या है समझिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या बोला गया, एक इमेजिनरी पॉइंट है, पॉइंट वेयर, एक ऐसा पॉइंट वेयर एंटायर मास इज कंसीडर्ड कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इकट्ठा, यहां पर इसका मतलब इकट्ठा समझते बेटा? इकट्ठा वर्ड नहीं समझते? इकट्ठा, जमा होना। तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी चीज है। तो सेंटर ऑफ मास, पॉइंट वेयर एंटायर मास इज कंसीडर्ड कंसंट्रेटेड। एंटायर मतलब पूरा, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी, सेंटर ऑफ मास पॉइंट वेयर एक ऐसी पॉइंट है जहां बॉडी का पूरा मास माना जाएगा, तो बेटा यह है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, है ना। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने कहा देखो एक स्फीयर है, तो मानेंगे स्फीयर का पूरा मास इसके सेंटर में। अगर एक रॉड, ध्यान देखो, एक रॉड है, तो मानेंगे इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर में। समझ पा रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास समझ में आया? अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक होता है टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसको समझते। देखिए, बोला गया पॉइंट वेयर एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है देखो, पॉइंट वेयर एक ऐसा पॉइंट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। देखो मान लो कोई बॉडी है, समझना ध्यान से, मान लो ये कोई बॉडी है,
तो इस बॉडी पर लगता है वेट, क्या लगता है? तो मान लो वेट लग रहा है, वेट इस पॉइंट से वेट लग रहा है mg, तो जहां पर वेट लगता है ना, जैसे मैं कहता हूं मेरी बॉडी, तो मेरी बॉडी पर वेट मुझे नाभि से फील होगा। कहां से फील होगा? नाभि। नाभि समझते हो? नेवल, नाभि। तो जहां पर हमें, जहां से वेट, वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट का mg क्या होता है? mg ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या बेटा? पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। हमारी जैसे ये बॉडी में किस पॉइंट पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है? जो इसका वेट है, वेट, जहां पर इसका वेट लग रहा है, जहां पे इसका वेट लग रहा है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये अलग चीज है, ये क्या है? अलग चीज, ये अलग चीज है, और ये क्या है? अलग। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ, सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ एक ऐसी लोकेशन जहां पर टोटल मास है, टोटल मास, एक ऐसी लोकेशन जहां पर हम टोटल मास मान सके। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? जहां पर ऐसा पॉइंट जहां पर हम ये मान सके कि उसका वेट लग रहा है, उसका वेट या फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, समझे? तो जहां पर फोर्स लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जहां पर मास होता है सेंटर ऑफ मास। बात समझ पाए? दर्द तो नहीं हुआ किसी को? अगर दर्द हुआ है तो वजह मैं नहीं हूं भाई, इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में एक डेफिनेशन हमें पढ़ना होता है रिजिड बॉडी, कि सर रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है और वो पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल से। अब मैंने क्या किया समझना ध्यान से, मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगा दिया ऐसे, फोर्स। तो फोर्स लगाने से ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बोलेंगे रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, इसको बोलते हैं हम सख्त, सख्त बेटा, सख्त। स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, सख्त, सख्त यानी सख्त, है ना? तो अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल नेवर चेंजेस, इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स लगाने पर भी डिस्टेंस चेंज ना हो तो उसको रिजिड बॉडी कहा जाता है बेटा, रिजिड बॉडी। याद रहेगा सबको? फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग सब कुछ जानेंगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जो एनसीईआरटी में दिया है हर एक पॉइंट को जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक बातें एक बार रिपीट कर दूं, मेरा मन कर रहा है। बेसिक में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मान लो यहां पर एक खंबा है और इस खंबा के चारों तरफ एक गाय है, गाय मतलब काऊ बेटा, इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, काऊ। तो एक गाय, ये गाय है, गाय इस खंबे के चारों तरफ रोटेट हो रही है। तो ये जो लाइन है, ये जो खंबा है, खंबा, इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब अभी हम सेंटर ऑफ मास की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं। रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस, रोटेशनल मोशंस के लिए इक्वेशंस, लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको क्लियरली समझनी है। दोबारा बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर है रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस। सर हमें समझ नहीं आ रहा। देखो जैसे हम कभी v बोलते थे, v का मतलब होता था फाइनल वेलोसिटी, यहां पर v को हम ओमेगा बोलते हैं क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, ओमेगा, आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है। जैसे आप u बोलते थे, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वैसे रोटेशनल में इसको हम w नॉट बोलते हैं। तो ये जो ओमेगा भी बोलते हैं इसको, ओमेगा, ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे ये होता है लीनियर वेलोसिटी, नॉर्मल वाली वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर, जब एंगल वाला हो, रोटेशन वाला हो। फिर u w नॉट। वैसे जैसे आप बोलते हैं s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां पर s की जगह पर होता है थीटा, जहां थीटा का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जैसे कि हम यहां पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एंगल कवर होगा, एंगल। तो एंगल के लिए ना, जैसे पहले डिस्प्लेसमेंट था s, अब होगा थीटा। अच्छा इन सबका मतलब क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। टी की जगह पर टी ही रहेगा, टाइम तो टाइम ही रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक्सेलरेशन पहले ए था, अब इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा। और मुझे लगता है ऐसा कोई भी बालक नहीं होगा जिसको अल्फा के बारे में ना पता हो कि इसको अल्फा बोलते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन ए था, अब यहां पर अल्फा होता है। सर हमें समझ नहीं आया तो एक बार लिखवा दो। देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में, अगर एक बॉडी सर्कुलर में मोशन में है, रोटेटिंग इन ए सर्कल, एक बॉडी सर्कल में है, रोटेट कर रहा है, तो यहां खास बात क्या है, देखो W नॉट को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे पहले था U, अब हो गया W नॉट। पहले V था, अब इसको बोलते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। पहले A था, A मतलब एक्सेलरेशन, अब है अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले आपका S था, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब होता है थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी पहले S बोलते थे डिस्प्लेसमेंट की, नॉर्मल S मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, और T टाइम ही रहेगा। यानी प्यारे बच्चों आप लॉजिकली देखो तो आपको क्या, आपको लग नहीं रहा कि ये इक्वेशन कैसा है? देखो V मतलब फाइनल, V इज इक्वल टू U प्लस AT, नहीं लग रहा है? देखो V को हम W बोल रहे हैं ना, V को W बोल रहे हैं, तो W इज इक्वल टू W नॉट प्लस अल्फा T, इसका मतलब है V इज इक्वल टू U प्लस AT। वैसे अगर याद करो S, थीटा को हम S बोल रहे हैं ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पर A की जगह पर अल्फा आ जाएगा, S की जगह पर थीटा आ जाएगा, U की जगह पर W नॉट आ जाएगा, और T की जगह पर तो T है ही। वैसे बताओ ये वाला क्या है, बताओ, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS, तो सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए मैं कह रहा था अगर हम स्कूल लेवल पे पढ़े तो स्कूल लेवल पर ये चैप्टर बहुत बच्चा चैप्टर है, इसमें कोई बात नहीं है कि बहुत डर लगने लग जाए। सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बता रहा हूं कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है, एक बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है मान लो 40 रेडियन पर सेकंड।
अब तुम बोलोगे सर ये रेडियन पर सेकंड क्या आ गया, तो आप लोगों ने मुझसे चैप्टर 4 नहीं पढ़ा होगा। चैप्टर 4 में मैंने बताया है कि ये जो है ना एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकंड। भाई देखो बेसिक तो थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये हो गया इनिशियल, आपसे बोले कि टाइम लग रहा है 10 सेकंड, टाइम लग रहा है 10 सेकंड, और एक्सेल बोले कि अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा है वो है 2, मान लो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी मीटर को सुन लो, अब मीटर जैसे पहले मीटर बोलते थे मीटर, अब उसको रेडियन बोलेंगे रेडियन। तो देखो पहले आप स्पीड बोलते थे मीटर पर सेकंड, अब बोलोगे रेडियन पर सेकंड। पहले आप एक्सेलरेशन क्या बोलते थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बोलोगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने पूछ लिया बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा बेटे हमारे सर ने कहा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमारे सर कहते हैं w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा टी। w मुझे निकालना है, w नॉट ये रहा 40, अल्फा कितना है 2, टाइम कितना लगा 10, तो यहां से w आ जाएगा 40 प्लस 10 दूनी 20, तो 60 आ गया, 60 रेडियन पर सेकंड। तो वैसे ना पहले के जमाने में इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे, अब के जमाने में नहीं आता, तो इसको कह सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको ऐसा कह सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में दोबारा हम लौटेंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है ना, जिस टॉपिक की मैं आपसे बात कर रहा था। इक्वेशंस हो गए हमारे, अब मैं आपसे उस टॉपिक की बात करता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, कि भाई आप कह रहे थे कि सेंटर ऑफ मास एक जगह है, लोकेशन है, पॉइंट है, पॉइंट, उस पॉइंट के बारे में हम पता कैसे लगाए। तो देखो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे, इसकी डेरिवेशन बाद में करेंगे, इसकी डेरिवेशन ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपना बेसिक डेवलप कर लेते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले बनाए गए। बोलेगा कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर मान लो एक डंबल है, डंबल, डंबल जानते हो बेटा, डंबल जानते हो, जो मूवीज में एक्टर लोग उठाते हैं या आपने रील्स पर देखा होगा, रील्स पर लड़कियां आजकल बहुत जिम कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वही ना रील्स में लड़कियां जिम कर रही है तो डंबल उठाती है बेटा। तो डंबल, जैसे मैंने कहा कि डंबल उठाया है, और सुनना ध्यान से प्लीज, और ये डंबल जो है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, और इसको हम 0,0 बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स एक्सिस का। और इसका जो अब बोला गया, ऐसे बोला गया कि जो डंबल का पहला है ये 2 किलो का है, क्योंकि लड़कियां 2 किलो वाला उठाती है आमतौर पे ना, मैंने देखा है जो नई नई गई होती है, जब लड़कियां बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाती है तो 3 किलो का उठा लेती है। ठीक है बेटा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, लड़कियां तो 40-40 किलो उठा रही है, 100-100 किलो उठा रही है, तो मजाक लग रहा है, आजकल लड़कियां लड़कों से आगे है चीट करने में। मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, किसी को बुरा लग रहा हो तो उसको लिख के तकिया के नीचे रख लेना, ठीक है। और ध्यान सुनो, ये 2 किलो का डंबल है और ये भी 2 किलो का है, ये भी 2 किलो का है। अच्छा ये 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और यहां से ये 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 2 मीटर की दूरी पे, सुनना ध्यान से, 0,0 से ये वाला 1 मीटर की दूरी पर है, सुनते रहना, दोबारा बोल रहा हूं, यहां से ये वाला 1 मीटर की दूरी पर है, और ये वाला 2 मीटर की दूरी पर है। यानी अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहे तो ये कहलाएगा, क्या कहेगा बताओ, ये कहलाएगा 1,0, क्योंकि यहां पर x 1 है ना, और y तो है ही नहीं, तो y 0, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा बताओ, 2,0। तो ये x, 0, x, 0 कोऑर्डिनेट्स निकालना आता है सबको, बचपन में निकाला था। अच्छा तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन में क्या है, एक डंबल है 2-2 किलो के, और ऐसी ऐसी बात है, और मुझसे बोला फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो मैंने कहा अबे पागल, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीच में होगा, यहां पर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, 1.5 पर, समझते बेटा, ए यार 1.5 पे नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, देखो समझो, देखो ध्यान से, ये 1 है और ये 2 है, तो यहीं पर तो होगा, बीच में होगा ना, बीच में। तो अगर मैं यहां से देखूं, यहां से जोड़ूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा बताओ, यहां से अगर मैं जोड़ूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा बताओ, 1 प्लस आधा, अरे मैं यहां से जोड़ूंगा ना ओरिजिन से, तो 1 यहां तक का डिस्टेंस है, फिर आधा यहां तक का डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है, 1.5,0 पे, 1.5,0 पर। लेकिन ये तो लॉजिकल तरीका हो गया, लॉजिकल तरीका का मतलब है कि आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, पर आपको बस बुद्धि इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला बनाया गया, बोला गया अगर आपको x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस जितने भी है, अभी करके दिखाऊंगा बेटा, अभी तो हम 2 के लिए कर रहे हैं, ऐसे चलता रहेगा। जैसे मान लो कि तीसरा मास है तो m3 x3, चौथा है, चलो मैं लिख देता हूं, वरना कितने लोगों को दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, m3 x3 m4। अच्छा एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रहा था ना अभी कि लड़कियां चीट कर रही है ज्यादा, वो इसलिए बोल रहा था कि बीच में इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे केस आ गए थे कि डब्बा में डाल दिया, ये कर दिया, तो उधर पहाड़ी पे घुमाने लगे हनीमून के बहाने, और बस खून ही खून ये सब, तो इसलिए मैंने बोल दिया। अदरवाइज लड़कियां बहुत लॉयल है इंडिया की, बहुत लॉयल है इंडिया की लड़कियां, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या करूं, बोलना पड़ता है ऊपरी मन से, कुछ तो ऊपरी मन से तो बोलना पड़ता है, क्या करें। अब देखो सुनो, तो अगर मुझे x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला निकलता है m1 x1 m2 x2 m3 x3, ये क्या है भी समझाऊंगा, अप्लाई करते चलो। तो हम कहेंगे देखो हमारे पास 2 पार्टिकल है, हमारे पास 2 पार्टिकल है, देखो आंसर तो हम निकाल चुके हैं, पर ये आंसर है लॉजिक से, तो हम x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्या बात है सर, हमारे पास तो 2 पार्टिकल है ना, हाँ, तो x सेंटर ऑफ मास निकालते फटाफट।
कि सेंटर ऑफ मास एक्स में सेंटर ऑफ मास कहां है, तो बोलूंगा m1। मेरा m1 कितना है बताओ, m1 मेरा है 2 किलो, m1 2 है, x1 कितना है, पहले वाले का 1, पहले वाले का x1 मतलब पोजीशन, पहले वाले का कितना है बताओ, पहले वाले का ये रहा 1 है, तो 2 इंटू में 1 प्लस m2 कितने किलो का है, 2 किलो का, m2 है 2 किलो का, m2 है, अरे m2 2 किलो का ही तो है, और x2 मतलब x में दूसरे की पोजीशन क्या है, x में दूसरे की पोजीशन ये है 2 पर है, कितने पर है 2 पर, अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 2 है, m2 कितना है 2, तो 2 प्लस 2, तो कितना आंसर आ रहा है देखो, 4 2 6, 6 अपॉन में 4, कितना आ रहा है आंसर कट करे 3/2 मतलब 1.5। तो देखो इस फॉर्मूले से x सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, अगर 3 पार्टिकल होंगे तो ये लगाएंगे, 4 हुआ तो ये, 5 हुआ तो ये, हमारे सिलेबस में 2 पार्टिकल वाले, 3 वाले भी आते हैं कई बार, लेकिन आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना होता है m1 पहले का x1, m2 दूसरे का x2, फिर चलते रहेगा, क्वेश्चन आ गया। तो सेंटर ऑफ मास हम लॉजिक से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, होमवर्क ये रहेगा कि मान लो मैं कहता हूं कि देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, और जो ऑनलाइन देख रहे कमेंट करेंगे बेटा होमवर्क, ठीक है ना, वरना कहीं तुम डब्बे पैक ना हो जाओ, ठीक से कुछ बड़े आदमी बन जाओगे बढ़िया, तो कोई टेंशन ही नहीं है, और ऐसी लप्पू फप्पू टाइप के निकले तो बस देखो 4 किलो का डंबल, 4 किलो का डंबल, चलो 4 किलो का नहीं, इस बार इसको लेते हैं 10 किलो, इसको 10 किलो लेते हैं, और इसको लेते हैं 8 किलो, ठीक है 10 किलो 8 किलो, यह है 0,0, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस है आपका 4 मीटर। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, XCOM निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास, और जो इसका कमेंट का आंसर बता देगा वो महान व्यक्ति, फटाफट। सो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास की बातें और भी हम करेंगे, 1.8 नहीं आ सकता, थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका आंसर निकालना, बड़ा सिंपल फॉर्मूला। तो अभी देखो मैंने इतना आसान तरीके से बताया आपको, अब हम काम की बातें करने जा रहे हैं। काम की बात क्या है कि जैसे एक्स में सेंटर ऑफ मास होता है ना, वैसे कोई डंबल को ऐसे रख दे तो, डंबल ऐसे रख दे तो हम बोलेंगे ये है वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं बेटा, और ये है 0,0, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, और किसी ने जेड में रख दिया तो जेड में तो आएगा ही नहीं वैसे, तो जेड सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, एक होता है बेटा जेड एक्सिस जो हवा में होता है, हवा में बाहर, तो एग्जाम में आने का चांस नहीं है क्योंकि हवा में हम देख ही नहीं पाएंगे, फिर भी फॉर्मूला क्या बनना चाहिए बताओ, m1 z1 m2 z2 m1 प्लस m2। और अभी तो हमने बस शुरुआत किया, अब हमें डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन करना है, हमें बोलेंगे कि भाई 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन करनी है, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे डेराइव करते हैं, हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं, ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से डेरिवेशन बताऊंगा, एकदम मक्खन तरीका। आप कहना कि लेट एक एक्सिस है, इस एक्सिस के आसपास एक बॉडी रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के आसपास एक बॉडी रोटेट कर रहा है, बॉडी यहां पर एक बॉडी रोटेट कर रहा है, जिस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे, इस एक्सिस के आसपास ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ये ओमेगा से, मतलब बहुत सारे पार्टिकल है इसके अंदर, बहुत सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। और हमने माना है, ठीक है ना, हमने क्या माना है, सुनना ध्यान से, हमने माना है कि पहले पार्टिकल का डिस्टेंस, ये जो पहला पार्टिकल डिस्टेंस है r1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस होगा r2, वैसे हजारों पार्टिकल है, r3 r4 r5 r6 r7 r8, बहुत सारे पार्टिकल, n पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल्स, हमने माना है n पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। और एक और दूसरी चीज हमने इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया, हमने डेरिवेशन करने के लिए क्या इमेजिन किया कि यहां पर सेम एक्सिस है, ये सेम एक्सिस, ये सेम एक्सिस है, और इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है ये, तो इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से हम मान सकते हैं, इस पूरी बॉडी को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। तो हमने मान लिया कि भैया ये सेंटर ऑफ मास है कैपिटल एम, क्या है, कैपिटल एम, और इसका जो लोकेशन है यहां से, उसको हमने नाम दे दिया आर, कैपिटल आर, एम एंड आर बोला हमने कि यहां पर ये एम और आर है, जहां एम का मतलब क्या है, इस पूरी बॉडी का मास, और आर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, जहां पर आर का मतलब मैंने क्या माना है बेटा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बेटा, और कैपिटल एम का क्या मतलब है बताओ, कैपिटल एम का मतलब है सबका मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, जितने भी पार्टिकल है उस सबकी जगह पर एक पॉइंट बनाया हमने, और उस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम इस सभी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी पार्टिकल है। अब लॉजिकल बात समझना, एक कॉन्सेप्ट होता है, जरा कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दूं, कॉन्सेप्ट होता है, सुन लो, कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट, है ना, कॉन्सेप्ट सीखो, तो बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल, मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल। देखो मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, कभी भी मोमेंट निकालना हो ना, मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मोमेंट के बारे में आगे समझ जाओगे, जब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो अपने आप मोमेंट के बारे में समझ जाओगे। बेसिकली मोमेंट का मतलब होता है इफेक्ट। मोमेंट का मतलब होता है इफेक्ट। जैसे मैंने लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स, कि भैया फोर्स का इफेक्ट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला ऐसे होता है, देखो आर इंटू में एफ। अगर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो आर इंटू एफ है, जो हम आगे पढ़ने वाले, पर अभी हमें यूज करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालना है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मुझे मोमेंटम का मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एम इंटू वी। एम इंटू वी को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यानी कि अगर मुझे फोर्स का, सुनो, फोर्स का मोमेंट निकालना है तो फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे मोमेंटम का मोमेंट निकालना है, ये रहा मोमेंटम, एम इंटू वी मोमेंटम होता है, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई किया। यानी अगर मुझे कभी भी मोमेंट निकालना होता है, मोमेंट, तो मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूं। तो अभी मैं निकाल रहा हूं कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स। अगर सभी पार्टिकल का मैं मोमेंट्स निकालूं तो होगा m1r1 m2r2 प्लस m3r3, और ये चलता रहेगा। मोमेंट का मतलब क्या है बताओ, आर से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर कितने सारे पार्टिकल है, बहुत सारे, m1 m2 m3 m4 m4 5, बहुत सारे पार्टिकल है। तो जब मैं सबको आर से मल्टीप्लाई करूंगा, m1 r1 m2 r2 m3 r3, तो मैं क्या निकाल लूंगा, मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल। बात समझो ना, जब भी किसी का मोमेंट निकालना, जैसे मैंने कहा फोर्स का मोमेंट निकालना है, फोर्स का, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई किया। मुझे मोमेंटम का मोमेंट निकालना है, तो मोमेंटम ये होता है, मोमेंटम को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे मास का निकालना है, मोमेंट ऑफ मास निकालना है, मोमेंट ऑफ मास निकालना है, तो क्या होगा, आर इंटू में एम। इसलिए मैंने कहा जितने भी पार्टिकल, कहां गया, जितने भी पार्टिकल है सबका मोमेंट निकालूंगा, तो m1 r1 m2 r2 m3 r3 चलता रहेगा। अब ये हो गया मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल। अब निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा बताओ, कैपिटल M इंटू में कैपिटल R। इसका मास क्या है m, और डिस्टेंस क्या है r। तो ये हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल, ये है मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम पता क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम डेफिनेशन। फ्रॉम डेफिनेशन हम जानते हैं, ये डेफिनेशन होती है बेटा, फ्रॉम डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से ही जानते हैं, हम ये डेफिनेशन से जानते हैं कि जितना ये और ये दोनों आपस में बराबर है। इस पूरी बॉडी को हमने क्या बनाया था, एक पॉइंट बनाया था। हमने कहा था भैया देखो ये पूरी बॉडी और ये पॉइंट एक ही काम करेंगे, एक प्रकार से अगर फील किया जाए तो, क्योंकि इसी बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है। इस पूरी बॉडी का मास हमने यहां माना है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इमेजिन। तो ये बॉडी और ये बॉडी एक ही बात है। तो हम बोलेंगे देखो फ्रॉम डेफिनेशन हम जानते हैं इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स टुगेदर इफेक्ट ऑन लिखना, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स टुगेदर इज इक्वल टू इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास। यानी क्या है कि इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल मतलब इनको अलग अलग देख लो या सेंटर ऑफ मास को देख लो, बात एक ही है। तो ये लिखा है इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स टुगेदर, सभी पार्टिकल को एक साथ देख लो या सेंटर ऑफ मास के इफेक्ट को देख लो, बात एक ही है। अब इसको देख लो या इसको देख लो, बात एक ही है। तो हम बोलेंगे ठीक है, काम करते, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसको लिख देना ऐसे, इंडिविजुअल पार्टिकल, यहां से फ्रॉम डेफिनेशन इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल टुगेदर इक्वल टू इफेक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये जो ये है लिखा हुआ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस चलता जा रहा है ना, mn rn तक, mn rn, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल है, वो इक्वल होगा इसके, किसके, m इंटू r के। तो यहां से हम निकालेंगे r, जहां r का मतलब क्या है, किसी को पता है कैपिटल R का मतलब क्या है? तो देखो m1 m2, यहां पर है m1 r1 m2 r2, और डिवाइड किससे होगा बताओ, कैपिटल M। और ये R पता क्या था, R ये था लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन थी R। तो यहां से R क्या निकल गया देखो, m1 r1 प्लस m2 r2, और कैपिटल M का मतलब क्या था किसी को, कैपिटल M का मतलब सबका मास मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। मैंने बताया कैपिटल M का मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब है सबका मास बेटा, है ना। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने यहां से निकाला लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या निकल के आया, m1 डिस्टेंस 1 m2 डिस्टेंस 2 अपन में m1 प्लस, अगर मान लो मुझे x के लिखना है, x के लिए, तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, m1 डिस्टेंस ऑफ x1 m2 डिस्टेंस x2 अपन में m1 प्लस m2, y के लिखना है तो m1 y1 m2 y2। तो ये डेरिवेशन था बेटा, ये बहुत मुश्किल होता है, आई होप आपको समझ में आया कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डेरिवेशन करते हैं। सभी पार्टिकल का मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, फिर मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमें कैपिटल R मिल जाएगा। और कैपिटल R का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फटाफट नोट करो, देखो टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी जो आपने पढ़ा उसमें क्या है, हम ऐसा कह रहे थे
कि एक बॉडी यहां है, दूसरा बॉडी यहां है, बीच में है खाली। बीच में क्या है? खाली। बीच में पतला सा एक रॉड हो सकता है, या बीच में खाली भी हो सकता है बेटा। जैसे मैंने कहा कि एक पत्थर यहां है, दूसरा पत्थर यहां है, तो इन दोनों पत्थर का सेंटर कहां पड़ेगा? यहां। तो एक पत्थर यहां, एक पत्थर यहां है, बीच में है खाली, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। इसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं बेटा, कि ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि एक रॉड है, रॉड, तो ये रॉड जो है, रॉड एक कंटिन्यूस बॉडी है, कंटिन्यूस। तो सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस, ये लगातार, इसमें हर जगह पार्टिकल है। ये रॉड पूरा पार्टिकल से बना हुआ है। ये डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस है। तो इनके लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सुनिए, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंटीग्रेशन 1 बाई टोटल मास, 1 बाई एम, फिर इंटीग्रेशन एक्स इंटू में डीएम। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? एक्स इंटू में डीएम, ये तो समझ नहीं आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक, उस क्वेश्चन से आप इजीली समझ जाओगे। सर ये इसका डेरिवेशन है क्या? नहीं, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद करा दूं। याद, क्या बातें याद करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहली बात तो आपको याद करना है कि, समझना ध्यान से, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं एम बाई एल। एम बाई एल का मतलब है एम अपॉन में लेंथ, एम बाई एल, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। कई बार इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। वैसे प्यारे बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी के साथ साथ हमारे पास होता है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। अब ये सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? कि ऊपर मास रहेगा और नीचे रहेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, नीचे रहेगा एरिया, तो इसको बोलते थे कई बार सिग्मा। तो लैम्डा का मतलब होता है मास अपॉन में लेंथ, सिग्मा का मतलब होता है मास अपॉन में एरिया। और प्यारे बच्चों ऐसे ही हमारे पास होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है सर, ये बता दो। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को कई बार हम बोलते हैं रो, ये जो सिंबल होता है रो टाइप का, और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आपने पढ़ा भी है, मास अपन में वॉल्यूम आप डेंसिटी बोलते हो। तो अगर मास अपन में वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो मास अपन में एरिया भी डेंसिटी होता है और मास अपन में लेंथ भी डेंसिटी होता है। सर समझ नहीं आया? जैसे मैंने कहा देखो कि 2 मीटर में 100 किलो सेब फैले हुए, 2 मीटर में 100 किलो सेब फैले हुए, तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, मास डेंसिटी बोलते हैं ना, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब लाइन। तो मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू कितनी है बताओ? तो यहां पर मास की वैल्यू कितनी है? देखो 100 किलो, तो हम बोलेंगे देखो 100 है ऊपर अपॉन में 2। आ गया आंसर? क्या आंसर आ गया? आ गया, जो भी आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में है और जो फेमस है और बार बार यही एग्जाम में आया है, कभी आया है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे पास ये है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है एक रॉड के लिए, एक रॉड के लिए, और आपको बोला क्या जाएगा समझना, आपको ये बोला जाएगा, ध्यान से समझना, आपसे बोला जाएगा इस रॉड की लेंथ है एल और टोटल मास है एम, और आपसे बोलेंगे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो लॉजिकली हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, लॉजिकली पता है ना, बीच में होगा, लेकिन हमें फॉर्मूले से करना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं वो सोचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना, हम यहां पर एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं, छोटा सा हिस्सा। हम मान लेते हैं कि ये हमारे एक्स एक्सिस पे है। किस पर है? हमने माना, क्या एज्यूम किया कि हमारे एक्स एक्सिस पे है, और इसका एक छोटा सा मास लेते हैं हम डीएम। डीएम का मतलब क्या? छोटा सा मास। और डीएम अगर छोटा सा मास है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बताओ? इसका जो डिस्टेंस होगा प्यारे बच्चों, इस रॉड के डिस्टेंस को बोलते हैं हम डीएक्स। कि पूरा तो इसका एल है, पर हम एल की बात नहीं कर रहे, हम छोटा सा टुकड़ा ले, टुकड़ा, छोटे से टुकड़े को बोल रहे हैं हम डीएम और डिस्टेंस को बोल रहे हैं डीएक्स। तो हम बोलेंगे हियर, हमने यहां पर बोला हियर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जो लैम्डा है वो डीएम बाई डीएक्स होगा, कि डीएम मास डीएक्स में फैला हुआ है, डीएक्स में। नहीं समझे मेरी बात? जैसे हम कह रहे थे कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो 100 किलो फैला हुआ है 2 मीटर में, वैसे ही यहां पर डीएम मास फैला हुआ है डीएक्स में। तो डीएम यहां पर क्या है? डीएम यहां पर ये है छोटा सा मास, डीएम मतलब छोटा सा मास, और डीएक्स है डिस्टेंस। तो मास अपॉन में डिस्टेंस, मास अपॉन में डिस्टेंस, मास अपॉन में लेंथ को हम लैम्डा बोलते हैं। तो यहां पर ये लैम्डा है। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम बोलेंगे देखो ऑल्सो इसी रॉड के लिए, इस रॉड के लिए अगर इस रॉड का पूरा मास m है और लेंथ l है, तो लैम्डा का मतलब m बाई एल भी होगा। मैंने जो निकाला वो है डीएम और डीएक्स, और जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है m बाई एल, और दोनों ही लैम्डा है। तो हम यहां से इक्वेट कर देंगे, इक्वेट, तो डीएम बाई डीएक्स m बाई एल के बराबर होगा। तो यहां से हम डीएम निकाल लेते हैं, डीएम की वैल्यू। तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी? देखो डीएम की वैल्यू आएगी m बाई एल इंटू में डीएक्स। डीएम की वैल्यू क्या आएगी? m बाई एल इंटू में डीएक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक छोटी छोटी बात को समझते हैं। क्या छोटी सी बात को हमें समझना है प्यारे बच्चों? कि सर यहां से आपने डीएम निकाला, अब क्वेश्चन करना सिखाओ। अब क्वेश्चन करना सिखाता हूं।
अब क्वेश्चन हमारा ये है, समझना ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, समझना ध्यान से प्लीज। यार एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और रॉड का ऑटोमेटिक आप मान लोगे ये x एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो आपसे बोलेंगे बताओ इसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो आप बोलोगे देखो हमारे सर ने सिखा रखा है कि ये कंटिन्यूस बॉडी है, और कंटिन्यूस बॉडी के लिए फॉर्मूला होता है 1/M x इंटू में dm, हमारे सर ने सिखाया है। और सर एक बात मुझे बताओ, तो सर आसान है क्या? ये बहुत आसान है, ये इंटीग्रेशन है और यहां पर x है, यहां पर ये x है बेटा, और बगल में है dm, और dm मैंने आपको निकलवाया, dm का क्या निकल के आया, ये dx उधर चला गया, m/l dx। तो आप बोलोगे देखो dm की जगह पर मैं लिख सकता हूं m/l इंटू में dx। सर फिर तो ऐसे m से m का गेम बच जाएगा। हाँ बच जाएगा। तो यहां से देखो x सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आ रहा है, देखो l बचा हुआ है नीचे, और यह है x इंटू में dx का इंटीग्रेशन। अब और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो x इंटू में dx का इंटीग्रेशन ही नहीं आता। x इंटू dx का इंटीग्रेशन पता क्या होता है? x²/2, और यहां पर l पहले से ही है। कई लोग बोलेंगे सर हमें नहीं आता इंटीग्रेशन x इंटू dx। अरे पगलो, याद ही कर लो ना, x इंटू में dx का मतलब होता है x²/2। तो ये आ गया बेटा। अब आती है लिमिट पुट करने की, लास्ट में लिमिट पुट की जाती है, मैंने बहुत बढ़िया से सिखा रखा है। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे? तो जो हमारा x है 0 से स्टार्ट होगा और l तक जाएगा, नहीं समझे? हम बोलेंगे ना कि हमारा जो रॉड है, रॉड हमारा 0 से स्टार्ट होकर l तक जाएगा ना। हमारा जो x एक्सिस कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके l तक। तो हमें बस l पुट करना है यहाँ पर l। तो क्या आंसर आएगा बताओ? l²/2l। और 0 पुट करने का फायदा नहीं है, वो तो माइनस का 0 हो जाएगा। तो एक l से एक l कट गया, तो आंसर कितना आ गया? l/2। तो x सेंटर ऑफ मास आ गया l/2। तो ये l/2 क्या प्रूफ करता है? ये l/2 ये प्रूफ करता है कि प्यारे बच्चों जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है बताओ? इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, l/2 मतलब आधे पे है। तो आपको लगा होगा ये तो बड़ा खतरनाक चीज है यार, इसमें तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, आपको बस एक बात रखना है कि x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है 1/m इंटीग्रेशन x इंटू में dm। और dm कैसे निकालते हैं? तो dm/dx इज इक्वल टू m/l। जो dm/dx है वो m/l के बराबर है, तो यहां से dm क्या हो गया? m/l इंटू में dx। और इस dm को यहां जाके पुट कर देना है और आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर आप देखो ईमानदारी से तो कितना आसान क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा हम डीएम निकालना सीख गए। तो डीएम को बस यहां पुट कर देना है और इंटीग्रेशन करना है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये सीखा कि अगर हमारा बॉडी डिसकंटिन्यू है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा बॉडी कंटिन्यूस है तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। सो अभी हम टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार मैं टॉर्क बता दूं थोड़ा बढ़िया से। टॉर्क क्या होता है? द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। थोड़ा मैं समझा दूं, देखो जैसे मान लो ये एक एक्सिस है और यहां पर एक बॉडी है और ये कनेक्टेड है एक्सिस से, और तुमने ना टेढ़ा फोर्स लगा दिया, टेढ़ा ऐसे फोर्स लगा दिया। तो ये बॉडी है, इस बॉडी मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस है d, और तुमने यहां पर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करेगा। तो हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे हमने फोर्स लगाया है, इस फोर्स का नाम रख देंगे हम टॉर्क। टॉर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क क्या होता है? द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट, उसको हम टॉर्क कहेंगे, या इसका एक और नाम रखा गया है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क दोनों एक ही बात है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला कैसे बनाया गया है वो समझते हैं। देखिए टॉर्क के लिए फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है, टॉर्क, इसको थोड़ा टी की तरह बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, इसका नाम होता है टाउ, इसका टाउ बोलते हैं, टाउ अपनी अपनी भाषा के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों ये है टॉर्क का सिंबल, और इसका फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है डिस्टेंस इनटू में फोर्स। ये टॉर्क का फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस इनटू में फोर्स। क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये रहा कि इस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें टॉर्क मिलता है। अब देखिए टॉर्क का ये जो फॉर्मूला है, अरे भैया कहां गया, ये रहा। टॉर्क का जो फॉर्मूला है ऐसा क्यों बनाया गया है? तो देखिए अगर कहीं पर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। और टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशन, टर्निंग। टॉर्क का मतलब है टर्निंग बेटा, रोटेशनल इफेक्ट, टर्न होना, घूमना। टॉर्क का मतलब है टर्निंग बेटा, टर्निंग, घूमना, लिखा है ना, रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब है घूमना, टर्न होना। तो बेटा कहीं पर अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा कि एक दरवाजा है हमारे पास, दरवाजा, ये बेटा दरवाजा है। अब ये दरवाजा और ये दरवाजे का एक्सिस होता है। हमारे घर में दरवाजा है तो हमने दरवाजे को एक तरफ से पेचकस लगा देते, फिर दरवाजा ऐसे खुल रहा होता है ना। अब लॉजिकली सोचना, दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल यहां लगाया जाता है, यहां हैंडल लगाते हैं ताकि जो यहां से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो बेटा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला कहता है D क्रॉस F, यानी फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो हम दरवाजे को यहां से पकड़ के खींचते हैं तो खुल जाता है। कभी आप यहां से पकड़ के खींचोगे ना, यहां से पकड़ के खींचोगे दरवाजा खुलेगा नहीं। आप एक काम करना, दरवाजे को यहां से बंद करना तो आसानी से दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां से उंगली लगाना, उंगली लगाओगे दरवाजा बंद हो जाएगा, और यहां पर उंगली लगाओगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा। करके देखना आप, बहुत सिंपल सी बात है ना।
जैसे मैंने कहा ये पेन मैंने यहां से पकड़ा हुआ है और मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेट नहीं हो रहा है। देखो कितना भी फोर्स लगाओ, तेजी से लगा रहा हूं तब भी रोटेट नहीं हो रहा है। फील करो, देखो यहां से मैंने पकड़ा हुआ है दरवाजे की तरह, समझो कि ये दरवाजे का पल्ला है ना, हमने पकड़ा हुआ है, यहां फोर्स लगाएंगे तो ये बंद नहीं हो रहा है और यहां फोर्स लगाएंगे तो आसानी से बंद हो रहा है। क्यों? ज्यादा डिस्टेंस होने से टॉर्क ज्यादा है, टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है दरवाजे के लिए डोर हैंडल्स में। डोर हैंडल्स में इसी का इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। डोर हैंडल्स के अलावा और भी जगह, जैसे हमारे रिंच, रिंच समझते बेटा? रिंच गाड़ी को टायर खोलने के लिए रिंच का इस्तेमाल होता है, साइकिल के टायर खोलने के लिए रिंच का इस्तेमाल होता है। हम हाथ से नहीं खोलते, हमारी उंगलियां छोटी है, अगर उंगलियां छोटी है तो अगर उंगली छोटी है, डिस्टेंस छोटा है तो टॉर्क कम होगा। टॉर्क क्या होगा? कम। इसलिए हम लोग रिंच का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पेचकस का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बड़े पेचकस से क्या होगा? जल्दी से नट खुल जाएगा। क्यों? बड़े पेचकस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा, टॉर्क का मतलब है रोटेशन। तो ये ध्यान रखना कि रिंच में, पेचकस में, पिलास में, है ना, लोहार के औजार में, लोहार समझते बेटा? लोहार कारपेंटर के औजार में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसे टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। अब टॉर्क के कॉन्सेप्ट में क्या बात है जो आपको याद रखनी है कि ये जो फोर्स है, समझना, ये जो F है इसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं बेटा, और जो D होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एक नाम भी रखा गया है मोमेंट आर्म। आर्म मतलब हाथ, रोटेशन वाला हाथ। ये जो डिस्टेंस है हमारा, समझना, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसका नाम रखा गया है आर्म। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है, साफ दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री पर। देखो हमारा फोर्स ऐसे होगा, ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्टेंस है, देखो दोनों में 90 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्टेंस में 90 डिग्री होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क बेटा। तो टॉर्क हमने खत्म किया, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अभी हम बात करने जा रहे हैं कपल। अब तुम बोलोगे सर ये कपल क्या होता है? प्यारे बच्चों, कपल इज वेरी सिंपल थिंग, सबको पता है। जब दो लोग होते हैं तो हम बोलते हैं कपल, टू लोग। तो सर फिजिक्स में लोग तो होंगे नहीं, तो फिजिक्स में बेटा कपल का मतलब होता है दो फोर्स। यहां पर कपल का मतलब है दो फोर्स। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रोटेशन के लिए दो फोर्स, कपल का मतलब है दो फोर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ये दरवाजा है, तो ये दरवाजा जो है क्या एक फोर्स की वजह से रोटेट हो सकता है? नहीं, दरवाजा हमेशा दो फोर्स की वजह से रोटेट होता है। बोलो कैसे? एक फोर्स तो यहां पर क्रिएट हो जाता है, हम पेचकस लगाते हैं, पेचकस से एक पेचकस यहां लगा होता है, तो यहां पर बेटा हम एक्शन देते हैं, एक्शन, दरवाजा खोलने के लिए एक्शन, हम यहां पर एक्शन देते हैं, और पेचकस से क्या मिलता है? रिएक्शन। हमारे एक्शन की वजह से यहां पेचकस उसको दबा के रखता है, हमने दरवाजे को ऐसे घुमाया, पेचकस ने दबा के रखा, तो यहां पर दो फोर्स है। रोटेशन के लिए हमेशा दो फोर्स चाहिए होता है, उसी को हम कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो जैसे मैंने कहा एक रॉड है, इस रॉड पर इधर फोर्स लगाया मैंने, इधर फोर्स लगाया F, और इधर भी फोर्स लगाया F, तो अब ये बॉडी घूमेगी, रोटेट होगी। क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं ये है एक्सिस, अगर ये एक्सिस है तो ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, तो ये रोटेट होगा। सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस है D, डिस्टेंस क्या है? D। तो यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला पता क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है D इंटू में F, ये टॉर्क है बेटा। ये फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो हम इसको कपल बोलते हैं। और कपल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? D क्रॉस F। तो ध्यान से समझना, a couple is formed by two equal and opposite forces acting along different parallel lines। different parallel lines का मतलब क्या है? अगर एक ऊपर है तो एक क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ बातें, ये पॉइंट हम समझ गए कपल के बारे में। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है। अगर किसी बॉडी पर, ध्यान दीजिए, अगर किसी बॉडी पर, हाँ तो गाइज, ओ माय गॉड, पंखा बंद करने के लिए इतना रेडी होना पड़ा। चलो ध्यान दो, नेट। अब यहां पर एक बातें है, अच्छा कपल की वजह से रोटेशन होता है, सही बात है। जो कपल बन जाते हैं घूमते ही रहते हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। ठीक है, पहले तो वो स्टार्टिंग में अच्छी घूमने जाते हैं, फिर उनका दिमाग ही घूम जाता है, कोई फील करना। पर मेरा बढ़िया सीन है, हम तो शादीशुदा लोग हैं, तुम्हें पता है मेरी शादी हो रखी है, इनसे नहीं मैंने 4 शादी कर रखी है अब तक फिलहाल। ठीक है, चलो ध्यान दो। फिलहाल प्यारे बच्चों, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, क्या मतलब है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का क्या मतलब? लॉजिकली सोचना, अगर इधर 10 का फोर्स लग रहा है और उसके जस्ट नीचे 10 का फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स तो 0 ही है ना। सोचो ऊपर का हो गया +10, तो नीचे क्या हो जाएगा? यार ऊपर +10 और नीचे -10, तो यहां पर नेट फोर्स 0 होता है। तो कपल के केस में क्या होता है बेटा? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता, लिखा है नॉट इक्वल टू 0, दिख रहा है किसी को? टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क 0 नहीं है। भले ही ऊपर नीचे का फोर्स कैंसिल हो जाएगा, पर वो रोटेट होता रहेगा। यानी फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि टॉर्क भी 0 है। फोर्स 0 हो सकता है, टॉर्क 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए, कॉसेज ओनली रोटेशन, यहां पर सिर्फ क्या होगा? रोटेशन, नॉट लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या है? कि ये वहां से भाग नहीं जाएगा। देखो मेरी बात समझो, यहां पर लॉजिकली सोचो, ये खाली रोटेट होंगे, सिर्फ रोटेशन होगा, ये नहीं कि यहां से उठ के ये भाग गए। लीनियर मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो मेरा है लीनियर मोशन, मेरा क्या है? लीनियर मोशन, समझ गए? तो यहां पर सिर्फ रोटेशन होगा, लीनियर नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं होगा। ट्रांसलेशनल का मतलब ये होता है जैसे मैं यहां से चल के यहां जा रहा हूं, जिसको लीनियर और ट्रांसलेशनल कहते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कपल के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रोटेशन, ना लीनियर और ना ही ट्रांसलेशनल, ना लीनियर होगा ना ट्रांसलेशनल होगा। तो ये खास बातें थी, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर, डोंट यू फियर, आई एम हियर। माय इंग्लिश इज वेरी क्या बोलते हैं, टीयर फटाफटा। सुनो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मास्टर साहब ये क्या टॉपिक है? देखो अब जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी है, इस बॉडी पर ऊपर फोर्स लगा F,
और इस बॉडी पर नीचे फोर्स लगा F। जैसे यहाँ पर मान लो कोई बैठा हुआ है, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है, और यहाँ हमने इसको ऐसे हिंज कर रखा है। एक झूला होता है, झूला उसको बोलते हैं सीसो। एक झूला क्या होता है, झूला बता रहा सुनो, पहले इसकी बात करते हैं। झूला होता है सीसो बेटा। बचपन में बच्चे बहुत झूलते, पार्क में जाएंगे, एक उधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, तो नीचे जमीन पर टांग मारा करेंगे। देखा लोगों ने, इसको बोलते हैं सीसो झूला। जिसने झूला नहीं झूला भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मान लो झूला है, और मैं आपसे बोलूँ कि एक 4 किलो का आदमी यहाँ बैठा है और एक 4 किलो का आदमी यहाँ बैठा है। सर 4 किलो का आदमी तो होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे आदमी 4 किलो के ही होते हैं बेटा। चलो तो 4 किलो का आदमी यहाँ है, 4 किलो का आदमी यहाँ है, तो इसका जो वेट है, वेट, इसका वेट, अब देखो ये हमारा एक्सिस है और हम डिस्टेंस इस बार यहां से मेजरमेंट करेंगे, यहां से। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेटिंग बॉडी में डिस्टेंस एक्सिस से मेजरमेंट किया जाता है। तो मान लो ये डिस्टेंस है d1, तो बताओ इसका फोर्स क्या होगा। फोर्स होगा mg, जो कि होगा 4 इंटू में g। नहीं समझे बेटा, अगर ये बैठा है तो इसका वजन नीचे होगा, तो इसका जो फोर्स है, फोर्स वो 4g है और डिस्टेंस है d1। तो मैंने कहा चलो इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा। टॉर्क होता है r क्रॉस f बेटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं हम rf sin थीटा। याद रखना इसको, यहां पर क्रॉस का मतलब होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि a क्रॉस b का मतलब होता है ab sin थीटा। दोस्तों ए बी साइन थीटा, वैसे ही r क्रॉस f का मतलब r f sin थीटा। तो मैंने कहा देखो यार r कितना है मेरा, तो r को d1 बोला गया। क्या बोला गया है, d1। और फोर्स को क्या बोला गया, फोर्स को बोला गया है mg, क्योंकि भाई बैठा हुआ है तो वेट लगेगा फोर्स mg, तो mg यानी 4g। और साइन थीटा, तो यहाँ पर देखो एंगल कितना बन रहा है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा फोर्स है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है बेटा। देखो ये है डिस्टेंस और ये है फोर्स, तो साइन 90 डिग्री, यानी कि ये वाला बंदा है जो इतना टॉर्क लगा रहा है, d1 4g साइन 90 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं, तो ये भी फोर्स आएगा नीचे 4g, mg बेटा फोर्स होता है, और इसका डिस्टेंस है मान लो d2, डिस्टेंस है d2, तो इसका टॉर्क मान लेते हैं, इसका जो टॉर्क होगा वो होगा क्या होगा, rf sin 90 डिग्री। इसका भी यही होगा rf sin 90 डिग्री। तो इसका टॉर्क क्या होगा बेटा, r की वैल्यू कितनी है d2, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 4g, और sin 91 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना कि हम अब ये कह रहे हैं, समझना ध्यान से, sin 91 होता है हमें पता है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी झूला एकदम ऐसे है, झूला फ्लैट है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर क्या है, देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है समझिएगा बेटा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है आपका कि नो रोटेशन, यहां कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। अब सीधी सी बात है, रोटेशन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे देखो भैया ऐसी बात है, पहले वाले का टॉर्क प्लस दूसरे वाले का टॉर्क मिलके जीरो है। कैसे, ये वाला और ये वाला मिलके रोटेशन को जीरो कर रहे हैं, नहीं समझे। इसने देखो, आप लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचो, ये बंदा किधर रोटेट करवाएगा, अगर ये बैठा हुआ है यहां पर तो ये इधर रोटेशन करवाएगा। इधर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फील करो, इसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहेगा मैं तो इधर रोटेट करवाऊंगा, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या बताओ, क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गए, दोनों का रोटेशन कैंसिल आउट हो गया, तो बोलेंगे t1 प्लस t2 0। तो यहां से τ1 की वैल्यू क्या है, देखो τ1 की वैल्यू है d1 mg यानी d1 4g बेटा। चलो हम 4 नहीं लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं, मास mg लिख रहे हैं, d1 mg इज इक्वल टू, तो d1 m1g इज इक्वल टू, बताओ इसका क्या होगा d2। अच्छा इक्वल टू क्यों लिख रहे हो, जाओ d1 m1g। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस का ले लो, तो d1 m1g एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, और ये क्या है हमारा d2 m2g। इसको हमने प्लस का क्यों लिया है, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, एंटी वाले को माइनस लेंगे, एंटी वाले को नेगेटिव लेंगे, और क्लॉक वाले को प्लस लेंगे। तो ये नेगेटिव का था, नेगेटिव d1 m1g d2 m2g इक्वल टू 0। तो दोनों टॉर्क को ऐड करके आंसर 0 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, देखो d1 m1g इज इक्वल टू d2 m2g, क्योंकि देखो ये माइनस का साइन है तो ये उधर चला जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ बताओ, इससे ये प्रूफ हुआ कि पहले वाले का टॉर्क दूसरे वाले के टॉर्क के बराबर है और कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, क्लॉकवाइज को प्लस लिखना है, फिर माइनस उधर चला जाएगा और यहां से जी से जी कट जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो d2 m2 इज इक्वल टू d1 m1। तो बेटा ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन से क्या फायदा होगा, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं ऐसी मजे में, मैं कहूं भैया एक सीसो, एक झूला है, और एक झूले पर एक बालक बैठा हुआ है, 2 किलो का बालक बैठा हुआ है, और यहां पर एक 4 किलो का बालक बैठा हुआ है, और मैं आपसे कह दूं भैया ये वाला जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना मीटर होगा, ये d2 कितना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो तुम बोलोगे अच्छा बेटा हमारे सर ने पढ़ाया था कि d2 m2 ये रहा d2 m2 मतलब 4, d2 m2 इज इक्वल टू, बताओ d1 m1, तो 2 इंटू 2, तो यहां से निकालोगे तो आंसर आएगा 1, तो d2 1 होना चाहिए, यानी अगर ये डिस्टेंस 1 होगा तब ये बॉडी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो जिसमें ऐसा कुछ दिया हो, तो इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो एक इक्विलिब्रियम कब आता है बेटा, जब आपस में टॉर्क कैंसिल हो जाए, दोनों का टॉर्क मिलकर 0 आ जाए, तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेटिंग बॉडी बेटा। सो मेरे सुंदर बच्चों, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। जैसे हम लोगों ने प्यारे बच्चों, जैसे हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा था मोमेंटम, ठीक है, हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था, क्या हो गया। सो प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो मैं इसका आपको रेफरेंस दे दूं पहले। जैसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर यहां पर कोई एक्सिस है,
यहां पर कोई एक्सिस है प्यारे बच्चों, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस है मान लो r। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं, सिर्फ मोमेंटम। नॉर्मल मोशन में इसको मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन अगर यही बॉडी अगर रोटेट होना स्टार्ट कर दे, रोटेशन, इसी बॉडी में रोटेशन स्टार्ट हो जाए, तो रोटेशन के बाद इसका नाम मोमेंटम नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसका नाम हो जाएगा। सर एंगुलर मोमेंटम कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं। जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। अब सर एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए एल चुना गया है, एल इज द सिंबल फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर अगर हम समझे थोड़ा सा, तो लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए, लिखा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर समझ नहीं आया, मैं भी समझाता हूं। देखो जैसे हमारा नॉर्मल मोमेंटम होता है, समझना, जैसे हमारा नॉर्मल मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो मुझे जब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल निकालना है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मास इनटू वेलोसिटी में आर का मल्टीप्लाई कर देना है बस। जैसे हमने टॉर्क में किया था, पहले फोर्स था, अब मुझे एंगुलर फोर्स चाहिए, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई किया। वैसे मेरा मोमेंटम है एम इंटू वी, तो मुझे आर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो एंगुलर मोमेंटम बन जाए। अब बोलोगे सर ऐसा आर का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रोटेशन में ये डिस्टेंस मैटर करता है। मैं बता चुका हूं कि डिस्टेंस ज्यादा होने से रोटेशनल मोशन पे फर्क पड़ता है, इसलिए डिस्टेंस को लाया गया है। अब सुंदर बच्चों, तो इसका ध्यान देना, सुंदर बच्चों, फिर इसका बड़ा सिंपल बोल लिया गया है कि बोला गया कि एल का मतलब हुआ करेगा आर क्रॉस जो पहले मोमेंटम था एम वी, पुराने मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है पुराना मोमेंटम, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमारा आर होता है। और आपको पता होगा इसको हम डी बोल रहे हैं बहुत देर से। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक मिनट, इसको हम डी बोल रहे हैं, इसको ठीक कर दूं, इसको हम डी बोल रहे हैं बहुत देर से, डी, तो मैं इसको डी लिख दो थोड़ा, डी, इसको हम बहुत देर से डी बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो टॉर्क में भी इस डिस्टेंस को हमने डी बोला था, जैसे अभी फिलहाल हमने इस डिस्टेंस को आर बोल दिया। कई लोग कहेंगे भैया हम इसको डी बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इंटू एम वी। तो डिस्टेंस को डी बोलो आर बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो जहां पर पी का मतलब, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी क्रॉस पी, एम वी को पी लिखा जाता है, तो पी का मतलब लीनियर मोमेंटम और डी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है ये, यानी हमें इसको कुछ ड्राइव करके लाना है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये टॉर्क है, देखो लिखा गया है, जो टॉर्क है, जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है, यानी जो बाहर से हम टॉर्क देते हैं, वो टॉर्क होता है डीएल बाई डी। आपको ना ये कुछ देखा लगेगा, एक्चुअली में ये सेकंड लॉ है, फील करना। जैसे आप लोग लिखते थे ना एफ इजिकल टू डी पी बाई डी टी, तो आप नॉर्मल मोशन में फोर्स बोलते हो, फोर्स, और रोटेशनल में इसको टॉर्क बोलते हो। नॉर्मल मोशन में मोमेंटम को आप पी बोलते हो, सेकंड लॉ याद करो, सेकंड लॉ नॉर्मल मोशन में, लीनियर मोशन में मोमेंटम को आप पी बोलते हो, और रोटेशनल मोमेंटम को क्या बोलते हो, एल। तो एल यहां पर मोमेंटम है बेटा। तो यहां पर बोला रिलेशन बिटवीन टॉर्क, टॉर्क मतलब टी, टाउ, टॉर्क मतलब टाउ, और एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। तो जैसे आप नॉर्मल मोशन में लिखते हो एफ इजिकल टू डीपी बाई डी टी, रोटेशनल में लिखना है आपको एफ की जगह पे टॉर्क और पी की जगह पर एल। दोबारा बोल रहा हूं, पी का मतलब मोमेंटम, अब बन गया वो एल, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, एफ का मतलब फोर्स, अब क्या बन गया वो, टाउ। तो ये एफ, तो ये टॉर्क, ये डीपी बाई डी टी, डीएल बाई डी टी। तो ये रिलेशन हमें लेके आना है। तो द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, लिखा है टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, जो टॉर्क होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब बोल देंगे टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी डेरिवेशन करनी होती है। तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा मित्रों, ये हमारे लिए कमाल की बात है। तो मित्रों इसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे ये समझिए। डेरिवेशन करने के लिए एक रिलेशन समझा जाता है, जो हमने भी पीछे पढ़ा है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। ये तो हर बच्चा जानता है कि सर ये रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलते हैं कि लेट, नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग, ताकि हम रिलेशन ड्राइव कर सके, डिफरेंशिएटिंग विद टाइम। देखो कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। और प्रूव करने के लिए मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, मैंने वो फॉर्मूला लिखा, एल इज इक्वल टू आर एम वी। अब तुम बोलोगे सर ये आर क्या है, सर ये आर क्या है, याद करो, इसको हम डी बोल रहे थे, याद है किसी को, इसको हम डी बोल रहे थे बेटा, डी मतलब डिस्टेंस। तो यहां पर आर का मतलब डिस्टेंस है, आप चाहो तो इसको डी लिख सकते हो, ऐसी कोई दर्द वाली बात नहीं है। डिस्टेंस बेटा, एक्सिस से जो डिस्टेंस है, पर ज्यादा पॉपुलर आर होता है, आर, हम डिस्टेंस को आर ही लेते हैं, आपको पता होगा। तो डिस्टेंस को हम आर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूं, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए कि सर ये कैसे हो गया। तो मैंने बोला देखो यार ये मेरा है एल, क्योंकि देखो मुझे क्या करना है समझना, मुझे एल के नीचे टी लाना है, एल के नीचे टी लाना है, एल के नीचे मुझे टी लाना है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं कि एल का फॉर्मूला लिखता हूं और डिफरेंशिएटिंग विद टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करता हूं। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा डीएल बाई डी टी। अब मैं इसको डीएल बाई डी टी कर रहा हूं, तो अगर मैं इस साइड डिफरेंशिएशन करूंगा, समझना, अगर मैं इस साइड डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मुझे उस साइड भी करना पड़ेगा, डी बाई डी टी। देखो आर क्रॉस वी, क्योंकि एम ना, एम मास जो है ना कांस्टेंट चीज होता है,
मास एक ऐसी चीज है जिसको आप बाहर ले सकते हो, तो मास को मैंने बाहर ले लिया, नहीं समझे मेरी बात को, मास को बाहर लेके लिख दिया मैंने आर क्रॉस बी, और मास को मैंने बाहर ले लिया, तो मैंने कहा इधर टाइम से डिवाइड होगा तो उधर भी टाइम से डिवाइड होगा, इधर डिफरेंशिएशन होगा तो उधर भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर आप फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे, यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, आर क्रॉस वी का एक कॉन्सेप्ट है, आर क्रॉस वी नहीं, आप ए क्रॉस बी समझो, ए क्रॉस बी का एक कॉन्सेप्ट होता है, पता क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका आंसर पता क्या आता है, देखो डीए बाई डी टी और बी सेम रहेगा, क्या बोला मैंने, डीए बाई डी टी और बी सेम रहेगा, फिर अगली बार ए सेम रहेगा एंड डीबी बाई डी टी, बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है, देखो एक बार इसके नीचे टाइम आएगा और बी सेम टू सेम रहेगा, इसके नीचे टाइम आएगा बी सेम टू सेम रहेगा, और जब बी के नीचे टाइम आएगा तो ए सेम टू सेम रहेगा। तुम बोलोगे ये कहां से आया, तो ये रूल होता है बेटा, रूल, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि अगर आपको डी बाई डी टी ए क्रॉस बी मिले, डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तो आप ए का करोगे बी सेम रहेगा, फिर बी का करोगे ए सेम रहेगा, तो बेटा ये नियम होता है, नियम, अभी मैं इसको थोड़ा सजा दूं, यहां पर क्रॉस आएगा, ठीक है, नियम होता है, तो इस नियम के हिसाब से मेरा आंसर क्या आना चाहिए समझो, मेरा मास तो अपनी जगह पर है, मुझे मास की चिंता नहीं है, चिंता मुझे किस चीज की बताओ, ये हो जाएगा मेरा पहले आर का होगा, तो ये हो जाएगा मेरा डी आर बाई डी टी, और वी सेम रहेगा, मेरे आर का होगा तो वी सेम रहेगा, और प्लस लगा के जब आर ऐसे ही रहेगा फिर उसके बाद किसका होगा बताओ, वी का होगा। अब कई लोगों को दर्द हो गया, सर ये क्या हो गया सर, अरे बड़ा आसान है, देखो ये रूल होता है बेटा डिफरेंशिएशन का, आर का करेंगे वी सेम, फिर वी का करेंगे तो आर सेम। अब इससे क्या हुआ, इससे गजब की बात हो गई, देखो ये जो डीएल बाई डी टी है, डीएल बाई डी टी समझना, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू में, देखो यहां पर ये वाली जो चीज है समझना ध्यान से, फील करना, फील, देखो ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम बेटा, दिख रहा है आपको, ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो मैं m अपनी जगह रखता हूं और ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो है इसको वेलोसिटी लिख देता हूं, वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी प्लस ये r, ठीक है r, और ये dv बाई dt बेटा, इसको dv बाई dt रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, मुझे उससे कोई दर्द नहीं है, उसको चाहे तो आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, लिख दो एक्सेलरेशन, बताओ dv बाई dt को एक्सेलरेशन लिख दो, a मतलब एक्सेलरेशन बेटा, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन। अब मेरी बात को समझना, v क्रॉस v का आंसर जीरो आने वाला है, ये कट जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि i क्रॉस i का आंसर जीरो होता है, j क्रॉस j का आंसर भी जीरो होता है, k क्रॉस k का आंसर भी जीरो होता है, सेम चीज के बीच में क्रॉस हो तो आंसर जीरो होता है बेटा, सेम और उसके बीच में क्रॉस तो आंसर जीरो होता है। तो यहां पर क्या प्रूफ हुआ कि जो dl बाई dt है वो आया m इंटू में r क्रॉस a। अब मुझे बताओ मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स, तो r क्रॉस फोर्स, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फोर्स। अब मुझे बताओ लॉजिकली मेरे सुंदर बच्चों, r क्रॉस f का क्या मतलब होता है, r क्रॉस f का क्या मतलब होता है, याद करो, जब फोर्स में डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो ये टॉर्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा टॉर्क। तो हमने ये प्रूफ किया मेरे सुंदर बच्चों कि टॉर्क का मतलब क्या होता है, डीएल बाई डी टॉर्क के बराबर होता है। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी थी, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बच्चे बहुत डरते कि सर ये क्या चीज है क्या नहीं है, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद रखनी है और काम हमारा खत्म, फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है थोड़ा बता दो। तो बच्चों आप लोगों ने इनर्शिया पढ़ा है, सिंपल अगर नॉर्मल मोशन हो, जब हमारा नॉर्मल मोशन होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इनर्शिया कहता है, इनर्शिया समझो पहले, ये आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है इनर्शिया। इनर्शिया कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, इनर्शिया कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। तो जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करता रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करता रहना चाहेगा, रोटेशन में ही रहना चाहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फैन, पंखा बेटा, पंखा जो खाते हैं वो वाला फैन नहीं है ये, पंखा। अभी जो पंखा है, अगर पंखा घूम रहा है और तुमने स्विच बंद कर दिया, देखो पंखा घूम रहा है और तुमने स्विच बंद कर दिया, तब भी पंखा घूमता ही रहता है, तब भी पंखा बाद में रुक जाता है हवा की वजह से। आसपास जो फ्रिक्शन होता है ना, एयर फ्रिक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से पंखा रुक जाता है। वरना अगर हम पंखे को चल रहा है हमने बंद किया तो बंद करने के बाद भी पंखा घूम रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है अगर कोई चीज घूम रहा था तो बाद में भी घूमना चाहेगा, इसलिए पंखा स्विच बंद होने के बाद भी घूमता रहता है। तो ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी की अलग होती है, क्योंकि हर बॉडी के घूमने की शक्ति अलग होगी। पंखे के घूमने की शक्ति अलग है, टायर के घूमने की शक्ति अलग है, बात समझ पा रहे हो? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इसको पहले हम अगर डिफाइन करें तो डिफाइन करना आसान है। ये होता है एनालॉग टू इनर्शिया। एनालॉग बेटा मतलब जो मिलता जुलता हो, एनालॉग वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मिलता जुलता, या इनर्शिया से ही मिलता जुलता है। एनालॉग टू इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन
तो बेटा रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ? एनालॉग में नहीं, मिलता जुलता टू इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। या इसको सिंपल भाषा में डिफाइन बताऊं? सिंपल भाषा में, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया, बात खत्म। रोटेशनल इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किन किन बात पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किन किन बात पे डिपेंड करता है? तो ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। मान लो ये एक्सिस है और एक्सिस के पास कोई बॉडी रोटेट होना चाहता है, ये रोटेट होना चाहता है, तो इसके मास पे डिपेंड करेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसका साइज और शेप पे डिपेंड करेगा। मैंने बोला ना, अलग अलग साइज अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे टायर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, पंखे के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर मैं ऐसे किसी के साथ ऐसे कर रहा हूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, ठीक है ना? तो हर किसी का अलग होगा। और इस पे भी डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट रोटेशन एक्सिस। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से मतलब नहीं समझा मैं। देखो इसका ना एग्जांपल बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर बेटा, और सॉलिड स्फीयर और ये इसका एक्सिस है, बीचों बीच से इसका एक्सिस है, नहीं समझे? अरे एक स्फीयर का एक्सिस उसके बीच में होगा बेटा, एक्सिस। और एक जगह मेरे पास है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और इसका भी एक्सिस इसके सेंटर में। ये रोड पर है बेटा और ये भी रोड पर है। पता है ना टायर के अंदर एक्सिस ऐसे होता है यार, साइकिल देखा है? साइकिल में टायर के अंदर बीच में एक्सिस लगा होता है जिसमें घूमता है वो, वैसा ही कुछ। अब मैंने कहा देखो ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर। अब मैंने इसको धक्का दिया 10 न्यूटन के फोर्स से और इसको भी 10 न्यूटन की फोर्स से धक्का दिया, तो बताओ दूर तक कौन जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे, सर ये बहुत दूर तक जाएगा सॉलिड वाला, ये जो भारी है दूर तक जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है बेटा, सच्चाई ये है कि ये हॉलो वाला दूर तक जाता है बेटा, ये हॉलो वाले दूर तक जाता है। रीजन पता क्या है? हॉलो में ऐसा होता है बेटा, हॉलो में जो पूरा मास है ना, आइए आइडेंटिकल है बिल्कुल एक जैसे है। हॉलो में पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं, कहां पर होते हैं? साइड पे। और इसमें पार्टिकल हर जगह होते हैं, हर जगह। सॉलिड है ना ये, तो बेटा ध्यान रखना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। इसका क्या ज्यादा होता है बेटा बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा होता है, इनर्शिया इज ज्यादा। और अगर जिसका इनर्शिया ज्यादा है वो क्या चाहेगा? रोटेट होते रहना। तो ये रोटेट होते रहना चाहता है, इसलिए दूर तक जाता है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास को आपने कैसे रखा हुआ है। आपने मास को एक जगह पे रखा है कि दूर दूर रखा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा? बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। क्यों? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला बता रहा हूं आपको। अगर कोई पार्टिकल है, समझना, फॉर एक पार्टिकल, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है प्यारे बच्चों, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा आर है, आर। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्यारे बच्चों आई बोला गया है, आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला गया है? आई। देखो यहां लिखा हुआ आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो एक छोटे से पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। क्या होता है? mr स्क्वायर। इससे क्या समझ में आता है कि अगर पार्टिकल का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा होने से इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा। तो यहां पर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स वो काफी दूर दूर है, दिख रहा है आपको? पार्टिकल दूर दूर है तो इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा है तो ये रोटेट होना चाहेगा। और वैसे ही सॉलिड स्फीयर में पार्टिकल क्या बताओ? पास पास है, इसका इनर्शिया कम होगा, इसका आई कम होगा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो जल्दी रुक जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेटा टायर में, उसमें चक्का समझते बेटा? चक्का जैसे साइकिल है ना, साइकिल, तो साइकिल का जो टायर है ऐसे बनाया जाता है कि इसको है ना अंदर से खोखला रखते, क्या रखते बेटा? खोखला। साइकिल का टायर हो या फिर किसका टायर हो बताओ? साइकिल हो या फिर बस हो, या फिर हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा खोखला रहे, क्या रहे? खोखला रहे। बता खोखला क्यों रखते हैं साइकिल का टायर? क्योंकि साइकिल पैर से चलाना, किससे चलाना है? साइकिल चलता है पैर से। किससे? पैर से। अगर हम साइकिल का टायर ऐसा बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भरा हुआ, तो भैया चलाने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों चलाने में हालत क्यों खराब होगी? इसका इनर्शिया कम होगा, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। हॉलो है ना, हॉलो, इनर्शिया ज्यादा, तो साइकिल आराम से चलेगा, वो रोटेट होता रहना चाहेगा, साइकिल चलता रहना चाहेगा। तो याद रखना, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील क्या होता है बेटा? जो खोखला होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील क्योंकि आसानी से उड़ता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं। तो ध्यान रखना बेटा फ्लाई व्हील किसे कहते हैं। तो ये हमने इनर्शिया के बारे में जाना, हमने ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर पे इनर्शिया डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन, कि भैया कितनी दूर है ये, आर कितना है और कितना नहीं है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि ये कहां पर रखा हुआ है, कैसा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं तो अब ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। समझना क्यों? कुछ बातें याद करना है। जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर, और जब हम रोटेशनल की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या बातें बदलती है। देखो, पहले हम यहां इनर्शिया बोलते थे, इनर्शिया, और इनर्शिया का मतलब होता था मास, मास की वजह से इनर्शिया आता है। यहां पर हम बोलते हैं आई, यहां पर बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, आई। तो इनर्शिया का मतलब एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है आई। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो जो एम है अब वो आई के रूप में दिखाई देगा हमें। एम मतलब यहां पर है मास। पहले फोर्स होता था, अब ये फोर्स
टॉर्क के रूप में दिखाई देगा। पहले मोमेंटम p होता था, अब वो l के रूप में दिखाई देगा। पहले वेलोसिटी को v बोलते थे, वो ओमेगा के रूप में दिखाई देगा। पहले एक्सेलरेशन को a बोलते थे, वो अल्फा के रूप में दिखाई देगा। पहले डिस्प्लेसमेंट को s बोलते थे, वो थीटा के रूप में दिखाई देगा। ठीक है ना? तो हम बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं छोटी सी बात से। जैसे जैसे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, जैसे मैं कहना चाहता हूं आपसे ये कि मुझे बताओ, अगर p का मतलब m इंटू वी होता है, यही मैं करता हूं, चलो यहीं पे स्टार्ट करता हूं कि p का मतलब अगर m इंटू वी होता है तो p क्या बन जाता है बताओ? p बिकम्स l, p जो है l बन जाता है। और मास क्या बन जाता है? मास I। और v क्या बन जाता है? ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसको बोलेंगे मोमेंटम, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलेंगे मास, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसको बोलेंगे ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। लो, क्या इसमें क्या दिक्कत है? फिर जैसे आप लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा कि फोर्स dp बाई dt, अब F की जगह पर क्या आएगा बताओ? टॉर्क। P की जगह पर क्या आएगा? L। अरे यार P क्या बन जाता है? L। तो dl बाई dt, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। बात समझ पा रहे हैं? कितना आसान है समझना। अच्छा चलो, आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ फोर्स क्या बन जाता है? टॉर्क। मास की जगह पर I, एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बात को समझ पा रहे हैं कि ये चैप्टर कितना इजी हो जाता है अगर हम एक बात समझ ले कि इनर्शिया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है। अब बेटा हमें अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ता है फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो, अब ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। अब प्यारे बच्चों, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हर बॉडी का। जैसे एक रिंग है, मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर किसी का अलग होता है क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है। रिंग खोखला होता है, रिंग, ये रिंग है और ये एक्सिस है जिसके अबाउट रिंग घूमेगा। जैसे रिंग है, रिंग के बीच में एक्सिस है, ऐसे देखो जैसे रिंग है तो रिंग के बीच से एक्सिस है। क्लियर दिख रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है mr स्क्वायर। अगर उसी रिंग को डायामीटर के अबाउट हम रोटेट करवाए, डायामीटर समझते क्या होता है? अरे यार कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? रिंग है क्या हमारे पास? किसी के पास नहीं है। देखो इसको हम रिंग मान रहे हैं बेटा, ये रिंग नहीं है। लेकिन अभी कह रहा माँ मेरी शक्ति को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां नहीं, देखो जैसे अगर हम ऐसे डालें परपेंडिकुलर तो ये अलग एक्सिस है, और एक बार हम इसको ऐसे ऐसे करें तो ये अलग एक्सिस, इसको बोलते हैं डायमीटर। समझे? तो वही है यहाँ पे कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम में आपको लिख के आएगा कि इसका जो एक्सिस है वो डायमीटर है कि परपेंडिकुलर है, सब लिख के आएगा। तो एक रिंग के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर डिस्क, चाहे कुछ भी जरा, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब जो बिल्कुल भरा होता है, डिस्क मतलब जो मैंने भी दिखाया था डिस्क था एक्चुअली में। तो डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर एक रॉड के लिए परपेंडिकुलर टू मिड पॉइंट एक रॉड है, जैसे मैंने कहा देखो ये रॉड है एक, और इसके बीच से एक एक्सिस जा रही है, छेद करके हमने ड्रिल कर दिया है। अब ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तब इसका ml स्क्वायर बाई 12 होता है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबका, mr स्क्वायर 4, ये रहा देखो mr स्क्वायर 4, mr स्क्वायर 2। अब तुम बोलोगे सर हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सा याद कर ले कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस हो। तो बेटा इस फेयर के लिए बार बार आता है एग्जाम में, इस फेयर के लिए होता है 2/5, ठीक है ना, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर होता है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर वाला याद कर लेना बेटा, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर, जो बार बार एग्जाम में आता है। बाकी आपको याद तो सारे होने चाहिए कायदे से, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना पड़ेगा। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब तुम लोग सर रेडियस ऑफ जाइरेशन, गायरेशन क्या होता है समझिए। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सी स्टोरी है, स्टोरी और डेरिवेशन दोनों देखेंगे। कि मान लो ये एक्सिस है, तो भैया एक्सिस के अबाउट कोई रैंडम सा बॉडी है, कोई अजीब सा बॉडी, कुछ भी हो सकता है। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है। तो एक्सिस से ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो एक्सिस से तो हजारों डिस्टेंस होंगे। कितने डिस्टेंस होंगे? हजारों डिस्टेंस। लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पूरी बॉडी को, हम चाहते हैं इस पूरी बॉडी को, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, इस बॉडी का ये है सेंटर ऑफ मास, इस बॉडी का ये है मान लो सेंटर ऑफ मास। इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम के। क्या बोलते हैं बेटा? के। मान लो इसका मास है कैपिटल एम, टोटल मास क्या है? कैपिटल एम, और ये जो पूरा मास है इसका सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस है के। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है, सुन लो, रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतने सारे डिस्टेंस है, ये r1, ये r2, ये r3, ये r4, ये r5। तो इन सब की जगह पर इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट, इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट और एक डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को बोलते हैं के, और के का मतलब होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अभी जो रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है जो देख के आपको लगेगा ये क्या बला है, पर मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो आपको आसान लगेगा। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है देखो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सभी पार्टिकल्स का। मुझे बताओ एक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल के लिए m2r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल के लिए m3r3, चौथे पार्टिकल के लिए m4 अरे यार बताया तो था यार अभी थोड़ी देर पहले, mr1 स्क्वायर,
एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा m1r1 स्क्वायर। तो यहाँ पर m1r1 m2 r2 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, हम ये मान के चलते हैं बेटा कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सभी पार्टिकल का मास एक जैसा है। होमो का मतलब सेम। जैसे आजकल चल ही रहा है कि होमो होमो भाई, दो दोस्त हाथ पकड़ के जा रहे, तो लोग कहते हैं ऐसे बहुत, आजकल बड़ा डर है, आप दोस्त को हग नहीं कर सकते। पहले क्या था कि दोस्ती यारी इतनी तगड़ी होती थी, पुरानी मूवीज को देखना कभी, वो दोस्त को हक कर लेते हैं, दोस्त को गाल पे चुम्मा ले लिया ऐसे फ्रेंडशिप में, और तू मेरा भाई है, पहले ऐसा होता था। अब क्या अगर गलती से पब्लिक में उसने ऐसा देख भी लिया भाई की तरफ, चलता है इनका रात का, तो ऐसे कुछ भी, तो होमो का मतलब बेटा सेम, होमो का मतलब सेम, तो ये ध्यान रखना। तो फिलहाल हम मान रहे हैं होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब हो गया कि m1 m2 m3 सभी मासेस इक्वल रहेंगे। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे टोटल, तो लिखेंगे mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mnrn स्क्वायर। मतलब कि अब हम मास को क्या लिख रहे हैं, सिर्फ m लिख रहे हैं, मास को लिख रहे हैं m, मास को m लिख रहे हैं बेटा, मास को हम स्मॉल m लिख रहे हैं, स्मॉल m मास ऑफ ईच पार्टिकल बेटा, स्मॉल है ईच का मास, ठीक है ना, मास ऑफ ईच, मास ऑफ ईच को हम स्मॉल m बोल रहे हैं। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m के स्क्वायर। क्या होगा, क्योंकि हमने माना सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। अब सोचो जो ये सब मिलकर करेंगे ये अकेला करेगा, दोबारा जो ये सब मिलकर करेंगे ये अकेला करेगा। सो नाउ देखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन है बेटा, ये तो डेफिनेशन है, ये तो हम डेफिनेशन से जानते हैं कि जो ये सब करेंगे अकेला ये पॉइंट करेगा। हम बोलेंगे कि I इज इक्वल टू आई, तो ये जो m के स्क्वायर होगा, यहां पर m का मतलब क्या है बताओ, यहां पर m का मतलब है कैपिटल M, तो जो m के स्क्वायर होगा वो होगा स्मॉल m r1 स्क्वायर स्मॉल m r2 स्क्वायर, और चलता रहेगा। नहीं समझे मेरी बात? यार अब ये जो m1 m2 है इसको m ही लिखना है, कि वो भी I का फॉर्मूला है, ये भी I का फॉर्मूला है। अब लॉजिकली समझना, मैं एक दिमाग लगाने वाला हूं, समझना दिमाग देखो, ये कैपिटल M के स्क्वायर, कैपिटल M का मतलब क्या है पता है सबको, सबका मास। अब एक काम करूंगा, देखो मैं m कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, चलता रहेगा। अब मैं एक जादू करने वाला हूं, देखना, मैंने m कॉमन लिया, अब यहां पर n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करूंगा, इससे क्या होगा देखना, पहले मैंने m कॉमन ले लिया क्योंकि m सबके अंदर है, और n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड किया, क्यों, ये देखो m का मतलब है एक का मास, m का मतलब है एक का मास, और n का मतलब है टोटल पार्टिकल, तो ये बन जाएगा बेटा टोटल m। क्या बन जाएगा ये, टोटल m। तो हमारा कुछ ऐसा होगा, देखो ये जो m के स्क्वायर है, m के स्क्वायर, तो बन जाएगा टोटल मास बेटा, कैपिटल M बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, यार एक का मास है, उसको n से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा टोटल मास, तो ये बन गया हमारा टोटल मास, और ये चल रहा है r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और अपॉन में n। अब देखो टोटल मास से टोटल मास कट जाएगा, तो यहां से k आ गया, रूट लगाना पड़ेगा, रूट, ये स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो यहां रूट लगाना पड़ेगा, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, rn स्क्वायर अपॉन में n। rn का मतलब है जो लास्ट का पार्टिकल है उसका डिस्टेंस। तो बेटा यही जो फॉर्मूला निकला है ना, r1 r2 rn स्क्वायर, इसी का बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है ऐसा डिस्टेंस जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल डिस्टेंस जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई देखना, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन बनाई गई ऐसे, इट इज रूट मीन स्क्वायर, इट इज, देखो समझना, बोला गया रूट है, रूट, इट इज रूट, फिर मीन कैसे निकालते, मीन टोटल नंबर से डिवाइड करके, याद है, तो रूट और n से डिवाइड किया तो बोलेंगे मीन, इट इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब है कि जो एक्सिस है उससे जितने भी डिस्टेंस है, जो एक्सिस है उससे जितने भी डिस्टेंस है, तो क्या लिया गया है बताओ, रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट n से डिवाइड करने का मतलब है मीन और डिस्टेंसेस का स्क्वायर, तो रूट लिया गया है, मीन लिया गया है, और स्क्वायर किया गया है डिस्टेंसेस का, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसका मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरी बॉडी को अकेले, एक ऐसा डिस्टेंस जो पूरे सेंटर ऑफ मास को अकेले रिप्रेजेंट करे। चलो प्यारे बच्चों, मैं तुमसे ना छोटी सी बात बोलूंगा, तुम हंस दोगे। मैं बोलूंगा के का मतलब क्या होता है, तुम बोलोगे अबे पागल है क्या, हाफ mv स्क्वायर होता है। मैं कहूंगा ठीक है, ओके, अब बताओ के का मतलब क्या होगा, हाफ की जगह हाफ, m की जगह पर i, v की जगह पर, क्या बात है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। सर इसकी डेरिवेशन आती है क्या, अरे क्या डेरिवेशन है, तो बहुत बेसिक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, देखो कई लोग ऐसे बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे देखो हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर बोलते हैं याद करो आपने एक चीज पढ़ा था, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये आपने पढ़ा था चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन में। तो लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर v की जगह पर पुट कर देंगे, ऐसे बोलेंगे हाफ m, और v की जगह पर क्या पुट कर देंगे, r ओमेगा का स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर वो कहेंगे देखो, तो v की जगह पर हो गया r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर बोलेंगे देखो m r स्क्वायर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, तो m r स्क्वायर क्या होता है, i, तो बोलेंगे m r स्क्वायर i होता है, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर।
लो जी डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन किस चीज का है बताओ? ये डेरिवेशन किस चीज का है? ये डेरिवेशन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है बेटा, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बेटा, आप कोई बड़ी चीज नहीं है, डेरिवेशन नहीं आता। मैंने बोला डेरिवेशन क्या आता है इस चैप्टर से जो मैंने करवाया था आपको, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, वो डेरिवेशन आता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, फिर भी मैंने करा दिया। मैंने कहा एक झटके का काम है, करवा देते हैं, बस v की जगह पर यही तो पुट करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर देखो ध्यान से, लिखा है रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो पहले हम रोलिंग को समझते। देखिए, जैसे मैंने कहा कोई बॉडी रोल कर रहा है, अगर ये कोई बॉडी है रोल कर रहा है, रोल, तो रोल का मतलब क्या होता है कि बॉडी रोटेट हो रहा है, और रोटेट होते होते ये बॉडी यहां पहुंच जाएगा। यहां रोटेट होते होते बॉडी यहां से यहां पहुंच गया, तो क्या उसने आगे भी बढ़ा है? रोलिंग का देखो एक होता है, पहले वर्ड समझो, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है एक जगह पे रहकर रोटेट, ऐसे ऐसे घूमना, इसका मतलब है रोटेशन। देखो ये मेरा हाथ अभी रोटेट कर रहा है, मेरा हाथ कर रहा है रोटेट, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेट करते करते आगे बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। तो रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन दोनों क्या होता है? अलग। तो रोलिंग में देखो, रोटेशन का मतलब है एक जगह पे रह के चक्कर काटना, और रोटेशन का मतलब क्या है? वहां से, सॉरी, रोटेशन का मतलब है एक जगह रह के चक्कर काटना, रोलिंग का मतलब है आगे भी बढ़ना। तो अगर कोई बॉडी रोलिंग कर रहा है, रोलिंग, तो उसके पास नॉर्मल भी होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का मतलब है हाफ mv स्क्वायर। यार, अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो आगे बढ़ेगा, तो उसके पास नॉर्मल क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। ऐसे समझो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा होता है v वेलोसिटी के साथ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर है, अब सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया? यहां पर। तो सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली होगी? हाफ mv स्क्वायर। और लेकिन वो रोटेशन भी कर रहा है साथ साथ, तो उसके पास क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोलिंग बॉडी में टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो सुन लो, रोटेशन में सिर्फ क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि खाली रोटेट हो रहा है, और रोलिंग का मतलब चल भी रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर भी होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा। इसे नोट कर लो। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? हमें मतलब p इज इक्वल टू mv, तो l इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसको बोलते हैं रिलेशंस इन्वॉल्विंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रिलेशन में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, l इज इक्वल टू आई ओमेगा। और मैं आपको सारे करवा चुका हूं, आपको पहले से पता है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ चुके पहले, है ना। अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? चलो इसका प्रूफ बताता हूं। प्रूफ, l इज इक्वल टू आई ओमेगा कहां से आया है, इसकी डेरिवेशन बता दो। देखो, मान लेते हैं कि ये एक्सिस है सेम, और ये कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ये कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे देखो, हमें ये प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है हम बोलेंगे देखो, l का मतलब होता है ऐसा कुछ कि अगर डिस्टेंस इसका r है, r, तो l का मतलब क्या होता है? r इंटू में mv। ए यार, अरे इसको d बोल रहे थे ना हम, d, l इज इक्वल टू d इंटू mv। फिर हम बोलेंगे देखो, ये तो हमें पता है, हम ये भी जानते हैं, लेकिन v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे काम करते हैं, रुक जाओ, m अपनी जगह पर है, v की जगह पर क्या लिख दो बताओ? r ओमेगा। तो बताओ क्या बन गया ये? m r स्क्वायर ओमेगा। अरे यार, एम आर पहले से ही है, v की जगह पर r ओमेगा, तो जगह m r इंटू आर, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा अपनी जगह पे है, तो l क्या हो गया? i ओमेगा। तो लो डेरिवेशन करवा दी। तो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा? पहले हम बोलेंगे l इज इक्वल टू r इंटू mv होता है, फिर हम बोलेंगे कि v की जगह पर लिख सकते हैं हम r ओमेगा, तो फिर ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर को i बोलते। तो लो भाई, इसका भी रिलेशन ड्राइव कर दिया हमने कि l इज इक्वल टू क्या होता है? i ओमेगा। अगर p इज इक्वल टू mv होता है तो l इज इक्वल टू i ओमेगा होगा। और डेरिवेशन बड़ा आसान है, आप पहले सिंपल फॉर्मूला लिखो, सिंपल फॉर्मूला में v की वैल्यू पुट कर दो, और पीछे भी मैंने यही किया था, याद हो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से अलग से करवाऊंगा, अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या है? और ये सर, ये क्या खतरनाक चीज है सर? सर ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे सर, यहां तो सर 2 आएगा सर, 2। सर ये क्या खतरनाक चीज है सर, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, समझा दो सर। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, समझिए। जैसे मैंने कहा कि ये एक्सिस है और ये कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, रोटेट। अगर मैं, समझना, अब ये 2025 और ये बॉडी रोटेट कर रहा है, किसी वजह से रोटेट कर रहा है। अब जब तक जाके, सुनो अभी सुनो, 2025 में एक बॉडी है एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है L, उसको हम आई ओमेगा लिखते हैं, I1 ओमेगा 1, क्योंकि अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं। तो L1 क्या है? I1 ओमेगा 1। मान लो किसी ने इसकी वैल्यू सॉल्व करी और L1 की वैल्यू 100 आ रही है सॉल्व करने के बाद, फिर इसको किसी ने छेड़ा नहीं, किसी ने छुआ नहीं, बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर 0 है, एक्सटर्नल चीजें 0 है, बाहर से किसी ने नहीं छुआ, और हमने 2026 में देखने गए, हम 2026 में इसको देखने गए, तब भी इसका मोमेंटम जो है ना वो 100 ही रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसको किसी ने छुआ ही नहीं है। तो पहले मोमेंटम 100 था, अब भी मोमेंटम 100 है। यानी जब बाद में हम देखने जाएंगे L2, जो कि होगा हमारा I2 ओमेगा 2, अगर हमारा L1 है 100, जिसको I1 ओमेगा 1 बोल रहे हैं,
और हमारा L2 है 100 2026 में, जिसको I2 ओमेगा 2 कह रहे हैं, तो हम कहेंगे देखो भैया अगर बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तो L1 इक्वल टू L2 आएगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सही बात है। बेस्ट एग्जांपल दो, सन के अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है। क्या घूम रहा है? तो हमारा अर्थ घूमता ही रहता है। अब तुम जाके अर्थ बाहर से कोई एलियन आए और अर्थ को तोड़ दे तो बात अलग है भाई, फिर तो हमारा भी टूट जाएगा। अर्थ की छोड़ो, नहीं समझे? जैसे सन है और अर्थ घूम रहा है तो घूमता रहेगा बेटा, 100 साल, 1000 साल, 500 साल, 1 करोड़ साल तक घूमता रहेगा, जब तक तुम बाहर से छेड़खानी ना करो। अब एलियन का मूड पिनक जाए, जाके बस दो ठोक दे, अर्थ को ठोक दे तो बात अलग है। तो वही कहा जा रहा है, अगर बाहर से अगर तुम्हारा फोर्स जीरो है, बाहर से कुछ नहीं कर रहा, टॉर्क जीरो है, कुछ भी बाहर के फैक्टर जीरो है, तो I1 ओमेगा 1 I2 में तो ये लिखा है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगे तो I इंटू ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब सेम, और सेम होने का मतलब है I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। अब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 बराबर होगा। तो देखो ओमेगा का मतलब पता क्या होता है? देखो जैसे v होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जैसे हमारा वेलोसिटी स्पीड जो होता है, स्पीड वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, वैसे जो एंगुलर होता है ना, एंगुलर वो एंगल अपॉन में टाइम होता है। v को ओमेगा बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं बेटा। तो यहां पर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन में टाइम। अरे एंगल, एक चक्कर में एंगल कितना होगा यार? एक एंगल, अरे थीटा मतलब एंगल, एक चक्कर में एंगल 2 पाई होता है बेटा। तो इसका लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम, पहले वाले का टाइम, और इसको लिख सकते हैं I2 2 पाई अपन में दूसरे वाले का टाइम। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा अलग से, क्वेश्चंस भी कराऊंगा बहुत गजब तरीके से, इस चैप्टर में धूम मचा देंगे, टेंशन मत लो। तो हमने क्या सीखा बेटा? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, या फिर I1 2 पाई मतलब एंगल, अरे यार ओमेगा का फॉर्मूला लिखा है यार, एंगल अपॉन में टाइम, एंगल अपॉन में टाइम पीरियड। तो ये बेटा हमने छोटी सी बात को समझा। तो यहां से याद करने वाली कौन सी बात है? यहां से याद करने वाली बात ये है, ये वाली बात याद करने की है, ये रहा जो मैंने लिखा है कि ये वाली बात कि I इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है। I इंटू ओमेगा कांस्टेंट से क्या मतलब? देखो I इंटू ओमेगा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां से पता लगेगा कि कांस्टेंट अपॉन में ओमेगा, ये रिलेशन याद रखना कि I इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में ओमेगा। इसको ऐसे लिखूंगा, देखो I इज इक्वल टू के अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे सुंदर बच्चों यहां ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, प्लेनेटरी मोशन। अब देखो तुम भगवान को मानो ना मानो, कई लोग भगवान में मानते, कई लोग अल्लाह में मानते, कई लोग जीसस में मानते, कई लोग किसे मानते? बुद्धा में मानते। तो जिसमें भी मानते हो सुन लो, हमारी धरती देखो, हमारी धरती देखो, समझो हमारा ये बेटा, हमारा जो ऑर्बिट है ना ऐसा होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, अंडाकार ऑर्बिट होता है, जिसमें यहां पर होता है सन एक फोकाई पे, इसको चलो बाद में पढ़ेंगे सब। यहां बेटा सूरज है, सूरज मतलब सन, यहां पर बेटा क्या है? सूरज, सन। और हमारा अर्थ इसी ऑर्बिट में घूमता है बेटा, ये अर्थ है बेटा, अर्थ, धरती हमारी माँ। याद है तुम्हें वो बंदा सुनील शेट्टी, ये धरती मेरी माँ है ऐसा करके, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है सुनो। तो बेटा ये जो है ना धरती हमारी माँ है। अब ये जो धरती है ना यहाँ पर स्लो होती है बेटा, क्या होती है यहाँ पर? स्लो, यहाँ पर आराम आराम से चल रही होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सन से दूर है, सूरज से दूर है, इसको खतरा नहीं है। क्या नहीं है? खतरा नहीं, तो स्लो चल रही होती है। और जैसे ही ये सूरज के पास आती है, किसके पास? ये बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट। बोलो क्यों? अगर सूरज के पास आने के बाद भी अर्थ अगर स्लो चलेगा तो अर्थ पे तबाही आएगी। क्या आएगी? तबाही आएगी, जल जाएगा सब कुछ। जो लड़कियां घूम रही है ना टैनिंग, वो एकदम भुन जाएगी, भुट्टा बन जाएगा, भुट्टा। समझ रहे हो? तो मेरी बात समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? तो देखो भगवान ने कितना गजब का कॉन्सेप्ट लगाया है कि सन के जैसे पास आएगा अर्थ, तेज हो जाएगा, तेज। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आर ज्यादा है। आर क्या है? और आर ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा? आई। भूल गए? यार एक पार्टिकल के लिए आई का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, तो आर ज्यादा होने से आई ज्यादा होगा, तो आर ज्यादा है तो आई ज्यादा होगा, और जब आई ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा। बोलो क्यों? पीछे हम पढ़ के आए हैं आई इज इक्वल टू के ओमेगा। अगर आई ज्यादा है तो ओमेगा क्या होगा? कम। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? कम। तो पार्टिकल स्लो चलता है, अर्थ स्लो चलता है। अब यहां पर क्या होगा बताओ? यहां पर क्या होगा बताओ? अरे यहां क्या होगा बताओ? आर कम है तो आई कम है, और अगर आई कम हो गया तो के अपॉन में ओमेगा ज्यादा होगा। बोलो क्यों? आपस में क्या है? उल्टे है। तो यहां ओमेगा क्या होता है? कम। तो ध्यान रखना बेटा, नियर सन, सन के पास आई कम होता है, ओमेगा क्या होता है? ज्यादा। फार फ्रॉम सन, आई ज्यादा, ओमेगा कम। क्यों? टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है बेटा, इसीलिए। और ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब प्यारे बच्चों इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एप्लीकेशन है। देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे पास। देखो आपने एक काम करना, एक ना वो होता है नीचे गोल, जिस पे खड़े हो जाओगे तो गोल गोल घूमता है, एक्सरसाइज करने वाला होता है। लोग ऐसे पकड़ के, अंटिया ऐसे ऐसे कर रही होती है, नहीं देखा तुम लोगों ने अंटिया को? अंटिया ऐसे ऐसे कर रही होती है ना, अंटिया कमर पतली कर रही होती है हेल्थ के लिए और अपने वेल्थ के लिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। पति को लुभाने के लिए भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पति तो लुभा हुआ है, पति तो पहले से लुभा हुआ है किसी और के प्रति, तो उसमें उनको टेंशन है नहीं इतना। चलो ध्यान दो। तो पता है आदमियों को पहले क्या कहा जाता था? बिन पेंदे का लोटा। उसके पीछे रीजन पता क्या होता था? देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आज से अगर हम जस्ट 90 या 100 साल पहले चले जाए, 90 या 100 साल पहले चले जाओगे ना, तो अगर कोई आदमी है
आदमी गलत बन जाता है मुझसे। अब ठीक है, देखो अगर कोई आदमी है और उसकी वाइफ है, वाइफ, तो उसकी वाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था इस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्योंकि पहले के जो आदमी लोग होते थे ना, वो इधर उधर किधर भी सेट हो जाते थे, और सेट होना एक नॉर्मल चीज मानी जाती थी, नॉर्मल। ऐसा पहले का कल्चर ऐसा माना जाता था कि आदमी को, आदमी होता है, आदमी ऐसा ही होता है कि वो 4 जगह जाएगा ही जाएगा, ऐसा लोग मानते थे पहले। तो उनको वाइफ को ना सिखाया जाता था शादी के टाइम कि तुम्हें क्या करना है, अपने पति को लुहा के रखना है, सच सवर के रखना है, वरना वो कहीं और चले जाएगा। और मान लो वाइफ को पता लग गया कि वो 4 जगह 5 जगह जा रहा है, तब भी वाइफ कूल है, उसका भी यही टारगेट है कि मैं कैसे वहां से निकाल के लाऊं अपने पति को। और इसके ऊपर बहुत सारी इंडियन मूवीज बन चुकी है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को मेरी तरफ वापस ला दो, मुझे उस सौतन से बचा दो, उस सौतन से निकाल दो। ऐसी बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। तो ऐसा ही पहले का वो था, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरे को थोड़ी किताबें पढ़ने की आदत है, तो मैं ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, और मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ मुझे भी पता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एक घूमने वाला होता है, घूमने वाला, उस घूमने वाले, जैसे चेयर है, ये घूमने वाला चेयर है। अब इसमें खड़े होकर मेरा काम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, पर अपना काम करवाना चाहता नहीं फिलहाल। तो मान लो आप घूमने वाले चेयर पे बैठ जाओ और हाथ को ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी, स्पीड बढ़ेगी घटेगी अपने आप, स्पीड बढ़ेगी घटेगी अपने आप। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है, देखो, जब आप आर्म्स को इन कर लोगे, आर्म्स इन का मतलब है हाथ को अंदर कर लिया, इन मतलब अंदर, तो अंदर करने से आई घट जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो जब हम हाथ को ऐसे कर लेंगे तो तेज तेज घूमेंगे, तेज तेज, और हाथ को खोल लेंगे, तो हाथ खोलने से क्या होगा बताओ? अगर हमने हाथ को खोल लिया बेटा, हाथ को ऐसे खोल लिया, हाथ खोलने से क्या होगा बताओ? हाथ खोलने से आई बढ़ जाएगा बेटा, और ओमेगा कम हो जाएगा। यानी अगर कोई इंसान घूम रहा है और उसने अपने हाथ खोल लिए तो रुक जाएगा, हाथ खोलने से आई बढ़ेगा और ओमेगा कम, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होगा। अब देखो डाइवर, जो डाइवर पता कौन होते हैं? जो कूद रहे होते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। डाइवर्स मतलब जो पानी के अंदर कूद रहे होते हैं। तो पानी के अंदर कूदते वक्त कैसे नागिन बन जाते हो? पानी के अंदर कूदते वक्त अपनी बॉडी को ऐसे कर लेते हैं। क्यों? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कर्ल्स बॉडी। क्यों? ताकि फास्ट स्पिन हो, ठीक है? क्या हो जाए? फास्ट स्पिन। और उसने खुद को स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच मतलब बढ़ा लिया। स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। स्ट्रेच करने का मतलब बढ़ाना। स्ट्रेच कर लिया तो स्लो होगा, क्या हो जाएगा? ए यार तुम कितनी बार बताओ, अगर वो बॉडी को छोटा कर लेगा तो उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा, और बॉडी को फैला लेगा, एंगुलर स्पीड घट जाएगा। समझ पा रहे ना क्यों? आई की वजह से। अच्छा, स्केटर, डांसर आर्म्स को आउट कर लेते स्लो होने के लिए, और फास्ट होने के लिए क्या करेंगे बताओ? फास्ट कर, ए यार, स्केटर डांसर आर्म्स आउट ताकि वो स्लो हो जाए, और फास्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखना कभी, जब एक कथक डांसर होती है, बेली डांसर, बेली डांसर, वो अपने हाथ को ऐसे करके पूरा घूम जाएगी, और उसको स्लो होना होगा तो ऐसे कर लेगी। नहीं समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? तो ध्यान रखना बेटा। तो आर्म्स को आउट करने से स्लो क्यों होगा बताओ? आउट करने से क्या होगा? आर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, ओमेगा कम। टर्नाडो सुना बेटा? तूफान। तूफान में अंदर वाला हिस्सा जो होता है ना, अंदर वाला हिस्सा, चलो अगर बाहर के हिस्से में हो तो तुम बच भी जाओगे। समुद्र के अंदर आता भवंडर, समुद्र में भवंडर, ज्वार भाटा, समुद्र में आता है भवंडर। क्या आता है? भवंडर। तेरा भाई भूपेंद्र, मजाक कर रहा। सुनो, तो समुद्र में भवंडर आता है बेटा, और या फिर हवा में आता है भवंडर, तो उसको बोलते हैं टर्नेडो। इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। अब इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है उसका आर कम होता है, तो आई क्या होगा? कम। ओमेगा क्या होगा? तो अंदर वाला बहुत तेज होता है, और बाहर वाला ऐसे। नहीं समझे मेरी बात? तो इसलिए बोला, बोलते हैं एक बार जब भवंडर में फंस गया उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है। क्यों? सारी हड्डियां टूट जाती है, एक एक शरीर का अंग ऐसे ज़ॉम्बी बन जाएगा पूरा ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये एप्लीकेशन है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो प्यारे बच्चों, अब इनकी बातें करते हैं हम। ध्यान दो, टॉपिक है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों ने ये कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, RCOM, M1 R1 M2 R2 M1 प्लस M2, लाइक ऐसा कुछ। अगर x में निकालना है तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो M1 x1 M2 x2 M1 प्लस M2। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो पोजीशन होता है कि मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो मास वेलोसिटी M1 प्लस M2। और एक्सेलरेशन निकालना हो तो मास एक्सेलरेशन। देख लो, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, R मतलब पोजीशन, M1 R1 M2 R2 M1 प्लस M2। वेलोसिटी M1 V1 M2 V2 M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन A सेंटर ऑफ मास M1 A1 M2 A2 M1 प्लस M2। तो आप पोजीशन निकालना जानते हैं, वेलोसिटी निकालना भी आसान है, और एक्सेलरेशन निकालना भी आसान है। जैसे मैं एग्जांपल कराऊं, मैं आपसे कहूं देखो यार, एक बॉडी है ये, और ये दूसरा बॉडी है, ये 2 किलो का है और ये 4 किलो का है। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो बताओ ये दोनों जा रहे हैं साथ में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 अपन में M1 प्लस M2। तो आंसर क्या आएगा? M1 कितना है? 2, वेलोसिटी कितना है? 10, तो M1 V1 2 इंटू 10, M2 V2, M2 कितना है? 4, V2 कितना है? अरे 20 मीटर पर सेकंड इज V2, 4 इंटू 20 अपन में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 4 6। तो यहां से हमारा क्या आएगा? देखो 20 और 80 100 6,
तो यहां से आ गया बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो, पोजीशन तो निकालना सिखाई दिया, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब